नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा सब्जेक्ट है और सीरीज़ का आखिरी ही सेशन है मेरा। आगे इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू कैसे होगा वो तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डिसीजन मेकिंग, फैसला करना और फैसले करने के लिए इस्लाम हमें या कुरान हदीस हमें क्या बेसिक टूल्स देता है और फिर हमारे अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं कि जी हम फैसले कैसे करें। पहली बात तो जो है यही जुमला काफ़ी है समझने के लिए कि आज जो हम हैं ये हमारा फैसला ही है, कल जहां हम होंगे वो भी हमारा फैसला होगा, और आज से पहले जहां हम थे ये भी हमारा ही फैसला है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसीशंस। ज़िंदगी फैसलों का ही नाम है। इसके अंदर मैं इस चीज़ को तो नहीं नलिफाई करूँगा क्योंकि ये मेरे अकीदे का हिस्सा है कि तकदीर है, अल्लाह ने लिखा हुआ है आसमानों पर, लोहे महफूज में सब लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने फैसलों के मुकल्लफ हैं। अल्लाह कहता है कुरान में, इन्ना हदैना हो सबीला, हमने रास्ता दिखा दिया तुम्हें, यू हैव अ पैथ वे, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, लीव इट और टेक इट। शुक्र करना है या कुफर करना है, फैसला तेरा होगा। फैसला तेरा होगा कि तू टेबल से डील उठाता है नहीं उठाता। तो आज जिंदगी में तो इसलिए ना ये ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि चूंकि चुनाचे ये वजह थी वो वजह थी फलां वजह था, हालात ऐसे थे, मामलात ऐसे थे। हाँ, कद्दर अल्लाहु मा शाह कह के निकलना चाहिए आगे, यही सुन्नत है। लेकिन अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना एहतसाब, अपना मुहासबा, अपना मुजाहिदा ये करते रहना चाहिए भाई कि जो भी गलतियां होंगी वो मेरी होंगी, जो भी खैर पहुंचा वो अल्लाह ने दिया होगा। ये एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन हर चीज आपके फैसले पे रोटेट करती है और उसके इर्द गिर्द इंकम्पास करती है। तो लाइफ इज अबाउट डिसीशंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये फैसले ही हैं जो इंसान को चढ़ा देते हैं और ये फैसले गिरा देते हैं आपको। इंसान खुद एक फैसला है अपना भी, जो वो अपने लिए फैसला इख्तियार करेगा, फिर कायनात भी उस फैसले के मुताबिक आगे से चलेगी। आज 12-14 साल पहले हमने कुछ और फैसला किया था तो हम यहाँ ना होते, आज हम कुछ और कर रहे होते। तो वो फैसला किया था तो आज अल्लाह ने देखे यहाँ तक पहुँचाया, दुनिया जहाँ में भी आवाज़ गई। अल्लाह ने एक छोटी सी पौधे को जो है, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी हैसियत के मुताबिक तो ये भी बहुत कुछ है जी, लोग बैठ के सुन रहे हैं हमें। हमने तो वो वक्त भी देखा है जब हमने खाली कुर्सियाँ पढ़ाई हैं और कोई नहीं था हमारी आवाज़ सुनने के लिए। तो ज़िंदगी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सज्जनों, ये फैसलों का नाम है। लेकिन फैसले किस तरह करने चाहिए और कब करने चाहिए और कब नहीं करने चाहिए, फैसला नहीं करना भी एक फैसला है और फैसला करना भी एक फैसला है। तो इसके हवाले से मैं कुछ 6-5 नुकात आपको दूंगा जिसके ऊपर आपकी ज़िंदगियों के जो डिसीशंस है ना वो बेहतर हो जाएंगे। गुड डिसीशंस विल मेक यू सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड आखिरत। अच्छे फैसले दुनिया आखिरत में आपको कामयाब करेंगे। बुरे फैसले आपको सबक सिखाएंगे और हट धर्म फैसले आपको तबाह कर देंगे। फिर से कह रहा हूँ, अच्छे फैसले आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करेंगे, बुरे फैसले आपको ग्रूम करेंगे, ग्राइंड करेंगे। और हट धर्मी वाले फैसले, जिद्दी फैसले और ढीठ ढीठ पने वाले फैसले आपको दुनिया में भी मरवा देंगे, आखिरत में भी मरवा देंगे। तो पहली चीज़ जिसके ऊपर आज को मैं, और आज मैंने ज़्यादा बात नहीं करनी, मैं चाह रहा हूँ कि आपके Q&As को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, जितने भी हैं, जितना भी मैं कर सका। और वैसे भी मैं पर्सनली थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी हूँ, कल भी मेरे बड़े सेशंस थे, आज भी मैं अभी एक मीटिंग और निपटा के आ रहा हूँ। तो बहरहाल देखें, इंसान के दिल के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ हिज हार्ट। एक का ताल्लुक है नीयत से और एक का ताल्लुक है इल्म से। जो लिखना चाहे वो लिख ले। एक का ताल्लुक है नीयत से, एक का ताल्लुक है इल्म से। और अगर फैसला नहीं हो रहा, या फैसला खराब हो गया है, या फैसला कंटेन नहीं किया जा रहा, या फैसले में कंसिस्टेंसी नहीं है, या फैसले में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, या फैसले में यकीन नहीं है, या फैसले में भूख मर चुकी है,
ये दोनों में ही कोई फसाद होगा जिसकी वजह से आपका फैसला जो है ना वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया, या आपका अल-फसाद फिल निय्या औ अल-फसाद फिल इल्म, या इल्म में फसाद होगा या नीयत में फसाद होगा, जिसकी वजह से फैसला जो है ना मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा। फैसला एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक मंजिल तक पहुंचने का। तो अगर फैसला ले लिया है, नहीं ले रहा, तो ये भी नीयत का फसाद है या इल्म का फसाद है। ईदर योर नॉलेज इज करप्ट और योर इंटेलेक्ट इज करप्ट और योर इंटेंट इज करप्ट। योर इंटेंट हैज इश्यूज, दैट्स व्हाई द डिसीजन इज नॉट बीन टेकन। अगर आपने फैसला ले लिया और फैसले के बाद फिर मजीद फैसले नहीं ले पा रहे, ये भी उसी का मसला है कि या तो नीयत खराब हो गई है या तो इल्म खराब हो गया आपका। और तीसरा मसला ये कि फैसला लेने के बाद मंजिल नहीं मिल रही, फैसला तो लिया है, मेहनत भी चल रही है, मुस्तकिल मिजाजी का भी इशू नहीं है, फिर क्यों नहीं मंजिल मिल रही, तो ये भी नीयत का ही मसला होगा या इल्म का मसला होगा। दोनों में से कोई एक एलिमेंट फासिद है, करप्ट है। तो इसलिए अगर इंसान अपनी इन दो ताकतों को ठीक कर ले, नीयत से मुराद मेरा ये नहीं है कि मैंने नीयत कर ली है नीचे जाने की, मैंने नीयत कर ली है, नीयत कर ली। नीयत एक पूरी इंस्टीट्यूशन है इंसान की साइकोलॉजी में, और इल्म एक पूरा इंस्टीट्यूशन है इंसान की साइकोलॉजी के अंदर। तो ये दोनों करप्ट होंगी तो ही इंसान की डिसीजंस और इंसान की डिसीजन के साथ जो एक कंटेनमेंट है, जो उसका एक सफर है, उसकी जो रेजिलियंस है, जो उसका परसिवियरेंस है, वो सारा इफेक्ट हो रहा होता है। एक इल्म का फसाद है, एक नीयत का फसाद है। नीयत फासिद क्यों होती है और नीयत का फसाद क्या होता है, इस पर कुछ बात करेंगे। और इल्म फासिद क्या होता है और इल्म का फसाद क्या होता है, इस पर कुछ करेंगे। लेकिन पहले इल्म के फसाद पे बात करूंगा, क्योंकि इल्म फासिद होता है तो नीयत फासिद होती है। नीयत बगैर इल्म के फासिद नहीं हो सकती। इल्म खराब हुआ है तो ही नीयत ने फसाद पैदा किया अपने अंदर, और नीयत में फसाद होगा तो अज़म में फसाद होगा, नीयत में फसाद होगा तो कसद में फसाद होगा, नीयत में फसाद होगा तो इरादे में फसाद होगा, इरादे में फसाद होगा तो अमल में फसाद होगा, और अमल में फसाद होगा तो नतीजे में फसाद होगा, और अगर नतीजे में फसाद होगा तो मुहासबा और अकाउंटेबिलिटी में फसाद होगा। अगर अकाउंटेबिलिटी में फसाद होगा तो फिर रेक्टिफिकेशन और रुजू और तौबा में फसाद होगा। तो ये सारे का ताल्लुक नीयत के फसाद के साथ है। नीयत के फसाद से इरादे का फसाद, इरादे के फसाद और करप्शन से लेके अमल का फसाद, अमल का फसाद और अमल के करप्शन के साथ लेके इंसान के नताइज का फसाद, नताइज के फसाद की वजह से मुहासबा और अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट का फसाद, और अकाउंटेबिलिटी के फसाद के साथ लेके इंसान के रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रीवैम्पिंग और रीडेवलपमेंट का फसाद है। लेकिन नीयत का फसाद होता है इल्म के फसाद की वजह से। इल्म फासिद होता है तो नीयत फासिद होती है, नीयत खुद नहीं फासिद हो जाती। नीयत को स्टिमुलाई दे रहा होता है इंसान का इल्म अंदर से। तो आज हमारे फैसले जो नहीं लिए जा रहे हैं, हमारा इल्म फासिद है। आज हमने जो फैसले ले लिए उन फैसलों से पीछे नहीं हट पा रहे, हमारा इल्म फासिद है। जो फैसले ले लिए उससे आगे फैसले नहीं ले पा रहे, इल्म फासिद है। जो फैसले ले लिए हैं उसके बाद मजीद मंजिलों तक नहीं पहुंच पा रहे, इल्म फासिद है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे कुरान भी कहता है कि वइज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, जब तुमने अज़म कर ही लिया है, फैसला जब तुमने कर ही लिया है, तो क्या करना है तुमने, फिर उसे अल्लाह पे छोड़ देना है। तो अज़म जो है, जहां तक हमें अल्लाह ने मुकल्लफ किया है? जहां तक हमें अल्लाह ने जो है वो क्या कहते हैं इसको, मुकल्लफ किया है मेहनत करने का। हाँ, वइज़ा नहीं, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, ये वइज़ा नहीं है, फ़इज़ा है। तो जब आपने अज़म कर लिया फिर तवक्कुल पे छोड़ना है। तो बाज लोग फैसले को पूरा ही अल्लाह पर छोड़ते हैं और कहते हैं अल्लाह ही सारा काम संभालेगा आगे से। ऐसा नहीं है। ये फ़इज़ा अज़मता के अंदर ग्राउंड पर सारे काम आपने करने हैं, सारे वसाइल आपने अपनाने हैं, सारी ग्राउंड ऊंट सारा बांधना है आपने, फिर उसे अल्लाह पे छोड़ना है। तो आज उम्मत का हाल ये देख लें, उसने सब कुछ ही अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और खुद कुछ नहीं करती। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई चेंज नहीं लाना, कोई ऊंट नहीं बांधना, कोई घोड़ा मजबूत नहीं करना, जो हदीसें थी अपने आप को हर दौर के हालात के मुताबिक ट्रेन करके रखना, कुछ नहीं करना। और हम कहते हैं जी मनोसलवा उतर जाए, इंकलाब आ जाए अल्लाह की तरफ से। तो नंबर वन, फसाद इल्म के अंदर होगा तो नीयत में जाएगा, और नीयत फासिद होगी तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इल्म कैसे फासिद हो जाता है इंसान,
नंबर वन, अगर एक इंसान के इल्म के अंदर किसी भी किस्म की गलत चीज आ चुकी है, वो उसके फैसले को जो है मुतासर कर रही होंगी आगे से, इट विल बी हैम्परिंग डाउन ऑन हिज जो है वो ऑन हिज डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान किसी भी फील्ड में अब फैसला करना है कि भाई मैंने कोई डिग्री हासिल करनी है, यानी फैसला करना है मैंने शादी करनी है, फैसला करना है कि मैंने ये दोस्ती करनी है, नहीं फैसला करना है मैंने ये डील करनी है, नहीं फैसले सुबह शाम फैसला करना है कि मैंने जी शेख आतिफ का लेक्चर लेना है, यानी फैसला करना है कि मैंने दिल लगा के सुनना है, यानी फैसला करना है कि यार मैं उठ के माइक बंद करूं और जाऊं, ये जरूरत क्या है मुझे इनकी बात। ये फैसले जो इंसान कर रहा होता है ना, उसके अंदर उसके इल्म के अंदर जो फसाद होता है ना, नंबर वन फसाद ये है कि उसे तारीख और सीरतों का इल्म को, जब इंसान का इल्म तारीख से, हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल रेफरेंस से, अपनी फील्ड से या जेनेरिक फील्ड से या इंसानियत की तारीख से जब वो वाकिफ नहीं होता ना, तो इंसान के फैसले जो होते हैं ना वो डामाडोल हो जाते हैं आगे से। इससे क्या मुराद है? अगर एक इंसान को बर्बादी की तारीख नहीं पता, अगर एक इंसान को बर्बादी की तारीख नहीं पता, दुश्मनियों की तारीख नहीं पता, जलालतों की तारीख नहीं पता, गुमराहियों की तारीख नहीं पता, कैसे चलते चलते जहाज डूब गए की तारीख नहीं पता, तो वो इल्म उसके अंदर वो चीज स्टैब्लिश नहीं करेगा कि उसकी नीयत अमल पर गामजन रहे कि अगर मैंने ये काम, मैंने लाइट ले लिया तो ये बर्बादियां मेरी हो सकती हैं। इल्म फासिद है एक इंसान का। एक इंसान को ये पता ही नहीं है कि अगर मैंने वक्त जाया किया तो मेरी क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो अपने वक्त को लाइटली लेगा और उसके फैसले उस वक्त के उस फसाद फिल इल्म की वजह से उसके फैसले, उसके डिसीजंस जो हैं बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां मारेंगे और गलतियां करेंगे। मुस्तकिल मिजाजी टूट जाएगी अगर उसके इल्म में डर नहीं है। किसी चीज से ज्यादा डरना ये भी इल्म का फसाद है और ये भी फैसले खराब कर देगा। और अगर किसी चीज से बिल्कुल ही नहीं डरना, ये भी फैसले खराब कर देगा। बल्कि फजूल फैसले अक्सर लोग करते हैं इसलिए उनको वो डरते नहीं है जहां डरने का महल होता है। सो फियर इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव। देयर इज अ फियर दैट इज गुड एंड देयर इज अ फियर दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज फियर देयर इज बैड। वो खौफ जो इंसान को गलत फैसले करने से रोके, ये खौफ तो अच्छा है। मगर वो खौफ जो इंसान की प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी रुकवा दे, इबादत रुकवा दे, परफॉर्मेंस रुकवा दे, ये खौफ डिप्रेशन वाला है। तो हर खौफ नहीं गलत होता। तो इल्म के अंदर अगर सही चीज, अल्लाह का खौफ नहीं है इल्म के अंदर, बहुत से गलत फैसले करेगा इंसान, बहुत से फैसले लेगा नहीं। अगर इंसान के इल्म के अंदर अल्लाह की ताकत का सही इल्म नहीं है, तो इंसान जो है फैसले नहीं ले सकेगा, लेगा तो आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर इंसान के इल्म के अंदर अल्लाह की मौजज़े और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की सिफात का सही इदराक नहीं है, तो भी फैसले कमजोर। इसलिए तो हम कहते हैं अल्लाह माइनस करके फैसले तो ले सकते हैं आप, लेकिन आप फिर आप वहां पहुंचेंगे डर डर के, फूक फूक के, स्ट्रेस ले लेके और मैथमेटिकली पहुंचेंगे तो सदियां लग जाएंगी। मुसलमानों को एक एज ये भी बहुत बड़ा है कि किसी जगह के ऊपर अगर उनके पास वसाइल नहीं है, तो आगे बढ़ने के लिए, अगरचे आगे दुश्मन छोटा है मगर उसने अपने आप को बड़ा दिखाया हुआ है, और आप अगर आगे चले गए तो उसका भांडा फूट जाएगा। सिर्फ आगे बढ़ना था, तो किस बेसिस पे बंदा आगे बढ़ेगा अपनी जिंदगी के अंदर? कि उसे पता था कि अल्लाह क्या है, अल्लाह संभाल लेगा। फैजा अज़मता फतवक्कल अल्लाह, मैंने फैसला कर लिया, अल्लाह संभाल लेगा। तो तवक्कुल की पावर से फैसले स्ट्रांग हो सकते थे। आप आगे जाते, वो 2 रुपए का था, वो 10,000 रुपए का आपको दिखा के बैठा हुआ था, उसको एक्सपोज हो जाता, तवक्कुल कर नहीं कर सका। इसलिए मैथ्स, प्योर मैथ्स के ऊपर फैसले करेंगे तो स्लो हो जाएंगे। अल्लाह माइनस करके फैसले करेंगे, स्लो हो जाएंगे। दीन माइनस करके फैसले करेंगे, स्लो हो जाएंगे, स्ट्रेसफुल होंगे, डिप्रेशन होगा, डर आएगा अंदर। लेकिन ये सब मिनिमाइज हो जाता है जब अल्लाह के बारे में इल्म स्ट्रांग हो जाए और आप कहें भाई एक लेवल के ऊपर इंसान ने अल्लाह के हवाले किया हुआ, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी देखी जाएगी। इससे क्या होता है, बहुत से पुशेस मिल जाते हैं आपको। आपने रिस्क लेना है, रिस्क 60-40 का लेना ठीक है, लेकिन कभी कभी 90-10 की भी जम्स लगानी पड़ती है। तो अगर आपने मैथमेटिकली सॉल्व किया और आपके पास 50% सॉल्वेबिलिटी है, सोल्यूशन है, और 40% नहीं है, अल्लाह पे रख के जा सकता है आदमी आगे। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा 90-10 का रिस्क लेना चाहिए। 60-40, 70-30 ये अच्छे रिस्क होते हैं, ताकि कुछ ना कुछ पीछे बचा तो रहे अगर हिट लग जाए आगे से, और आगे नुकसान भी पता नहीं किस वजह से हुआ हो, वो हमें पता नहीं। हमारे अंदर और बहुत से फ्लॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्लाह सक्सेस नहीं दे रहा होता। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस जगह के ऊपर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास 40%, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा, कैसे होता है कि कितनी दफा अल्लाह कहता है कि कम लोग होते हैं मगर वो बड़ी बड़ी रियासतों के ऊपर गालिब हो जाते हैं। कैसे? छोटे से लोग थे, बड़े बड़े फलसफों पे गालिब होगा कैसे? छोटी सी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियों पे गालिब होंगी कैसे? उनके पास वो आगे बढ़ने के लिए अगर वसाइल नहीं भी थे तो वो उस जगह को कैसे फिलअप करते थे? किस स्ट्रेंथ से फिल, उस कौन सी ताकत से फिलअप करते थे? तवक्कुल के साथ।
अल्लाह के साथ, वह अल्लाह देखेगा, कोई मसला। और अल्लाह फिर मौजे उतारता था भी, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी के मुताबिक, जैसा गुमान रखेगा वैसा तेरे साथ काम हो जाएगा। और अल्लाह ऐसे बीच में से रास्ते निकालते ही निकालता है जब इंसान के पास कोई चीज़ नहीं थी। तो इंसान का इल्म अगर फासिद है अल्लाह के बारे में, इंसान का इल्म फासिद है लोगों के बारे में, इंसान का इल्म फासिद है अल्लाह के मौजूदात और सिफात के बारे में, इंसान का इल्म फासिद है हालात के बारे में, इंसान का इल्म फासिद है करप्ट है वसाइल के बारे में, इंसान का इल्म फासिद है दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ मनूवर्स चेंजेस के हवाले से, इल्म फासिद होता जाएगा, फैसले उतने खराब होंगे, फैसले उतने रुकेंगे, फैसले दम तोड़ देंगे। और फैसलों की एक और सिफत होती है कि अगर वो सही वक्त पे ना किए जाएं तो वो उल्टे हो जाते हैं। तो फैसलों को उनकी जगह और वजह पे करने की असल जरूरत होती है, तो तब जाके वो फैसले आपको जो है जीत और सक्सेस ला के देते हैं। तो अगर आप तारीख से वाकिफ नहीं है अपने फैसले की, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दीन का इल्म पढ़ना है, या मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट करनी है, या मैंने बिजनेस खोलना है, अगर आपको उस फील्ड की तारीख ही नहीं पता, उस फैसला जो उस फील्ड से जुड़ा है उसकी तारीख ही नहीं पता, लोगों की तारीख ही नहीं पता, उस फील्ड के फेलियर्स की तारीख नहीं पता, उस फील्ड की सक्सेस रेट की तारीख नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर कितना डाउट आएगा, किस तरह का डाउट आएगा, कहाँ से डाउट आएगा, और किस लेवल और इंटेंसिटी का डाउट, अगर आपने ये तारीख ही नहीं पढ़ी थी और इल्म फासिद हुआ तारीख और सीरतों से, फैसले बर्बाद करेंगे आपको, फैसले खराब होंगे आगे, और आप फिर आगे ऐसी जगह पे जाके बीच में अटकोगे जी मुझे तो ये बताया नहीं था किसी ने, मुझे तो पता ही नहीं था ये था, मुझे तो पता नहीं था ये था, मुझे तो पता ही नहीं था ये था। तो इसलिए हमें भी अपनी फील्ड में जब आना पड़ा तो बहुत कुछ नहीं पता था, और आज हम भी जब अपने शागिर्दों को और जूनियर्स को, आप जैसे लोगों को भी जब पढ़ा रहे होते हैं, या आप जैसे दोस्तों को भी पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सी चीजें आपको नहीं बताएंगे। क्यों? अगर बता देंगे आपकी हिम्मत टूट जाएगी। हम आपको खुद वो तशनगी रहने देंगे कि आते रहे, एक्सप्लोर करते रहे, लेकिन अगर हमारे बड़े हमें बता देते तो हमारा वो टूट जाता। तो हद से ज्यादा इल्म भी फैसले खराब कर देता है। एक और नुक्ता है, हद से ज्यादा पढ़ लेना फैसले खराब कर देता है, हद से ज्यादा जान लेना फैसले खराब कर लेना। उस टाइम पर ब्लैक में रहना अच्छा होता है, ब्लैक आउट में रहना अच्छा होता है, जब पता नहीं है। मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता थी, इसलिए मैं चलता रहा इस उम्मीद के साथ कि भी आगे अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, होते 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 यहाँ तक पहुंच गया। हद से ज्यादा इल्म भी नुकसानदेह हो जाता है फैसलों के लिए, और बहुत कम इल्म भी, नीम हकीम खतरा जान वाला जो इल्म होता है, ये भी बर्बाद कर देता है फैसलों को आगे ले जाके फील्ड के अंदर किसी भी फैसले को करना हो। तो इसलिए कहते हैं इल्म प्रॉपर हो, इल्म फासिद ना। अच्छा, इल्म में शिद्दत हो, ये भी फैसले खराब कर देता है। अगर आपका इल्म लेफ्ट की तरफ, इफरात की तरफ एक्सट्रीमिस्ट है, या राइट की तरफ तफरीद के अंदर एक्सट्रीमिस्ट है, तब भी फैसले खराब होंगे आपके। अगर आपके इल्म में बैलेंस नहीं है, आपके इल्म में शिद्दत है, आपके इल्म के अंदर जो है इफरात तफरीत है, आपके इल्म के अंदर रेडिकलिज्म है, तो आपके फैसले आगे जाके जब अवाम से वो रिजल्ट नहीं ला रहे होंगे आपके उस एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, एक बाप एक फैसला करता है कि मैं अपनी औलाद के साथ मजाक नहीं करूंगा, सीरियस रहूंगा, खेलूंगा नहीं, उनके लेवल पे नहीं आऊंगा। क्यों जी? मैंने ये सुना है कि बाप बाप होता है, बाप को ऐसा होना चाहिए, बाप को चौधरीयों की तरह रहना चाहिए औलाद के साथ, कोई यू शुड नॉट ओपन अप टू योर चिल्ड्रन। आगे जाके जब वो बच्चे आपसे रिलेट नहीं कर सकेंगे, आप दिल की बात नहीं खोल सकेंगे, आपके दोस्त नहीं बन सकेंगे, और फिर अपना दिल कहीं और लगाएंगे, तो उस वक्त रोइएगा नहीं आप, क्योंकि आपने अपनी शिद्दत परस्ती के इल्म की वजह से फैसला ये लिया कि भाई मैं अपने बच्चों के लेवल पे नहीं आऊंगा। आप रोना किस बात का, जब उसने दिल लगियां लगा ली इधर उधर, तो ये आपके फैसले थे ना भाई, आपकी डिसीजन मेकिंग गलत थी, क्योंकि आपका इल्म खराब था वहां पर। तो फील्ड की आपने, आप बाप बन रहे हैं, बाप बनने का फैसला भी किया और बाप बन भी गए, तो भाईजान फिर तारीख पढ़ें उन लोगों के साथ कि जी कैसी औलाद होती है, किस तरह पालना होता है, कितना सब्र करना होता है, क्या मिजाज होता है, क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, किस तरह से रिलैक्सेशन देनी पड़ती है आगे से। तो पहला मेरा नुक्ता, हाउ मच टाइम आई हैव गॉट अप? चलें, अभी तो मेरा पहला नुक्ता ही नहीं खत्म हुआ, मैं 9-10 लिखे हुए थे। चलें, तो मैंने बैठे बिठाए लिखे थे क्या क्या होना चाहिए, आगे चलते हैं। दूसरा, अगर आपने मशावरत नहीं की ना, मशवरा जिसे हम कहते हैं अपने फैसले से पहले, कंसल्टेंसी जिसे हम कहते हैं, अगर आपने वो नहीं किया तो ना बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। अल्लाह कुरान में कहता है बशाविरुम फिल अमर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंटेलेक्ट, जिसे दुनिया में हर चीज का अल्लाह ने इल्म सिखाया था, जिनकी इनसाइट इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उन्हें जरूरत ही नहीं थी किसी से पूछने की, उन्हें अल्लाह ताला कह रहे हैं बशाविरुम फिल अमर, अपने इर्द गिर्द की बेंच के साथ मशवरा किया करें। और इस तरह आप मशवरा भी करते थे। एक जगह के ऊपर एक जंग के अंदर आप वसल्लम ने एक पोजीशन ली हुई थी, किसी को दी थी, या उन्होंने आके पूछा दूसरे साहबी ने, ये आपको अल्लाह ने कहा है यहाँ पर पोजीशन लेने का? नबी साहब ने कहा नहीं। उन्होंने फरमाया नहीं, यहाँ जरूरी नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं है, वहां बैठे, क्योंकि यहाँ पर ये नुकसान हो जाएगा, ये मसला है यहाँ पर। तो इस तरह कितनी, सलमान फारसी से मशवरा लिया जंग खंदक के अंदर, जो खंदक खोद के पूरी जंग लड़ी वो सलमान फारसी के मशवरे से चली।
और फिर हजरत उमर तो ऐसी बातें करते थे कि उसके उनके कहने के ऊपर तो कुरान 3 हुक्म कुरान के उनके कहने के ऊपर आ गए। तो अपने इर्द गिर्द अपने असातिज़ा से मशवरा लेना चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता है वशाविरुम फिल अमर, मशावरत करें लोगों से, अपने असातिज़ा से, फील्ड के एक्सपर्ट से। जैसे आज आपने कोई भी काम करना है जी, कोई भी फैसला करना है आपने शादी करनी है, तो शादी करने के लिए आपको शादीशुदा लोगों से, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने शादियां की हैं, बच्चे पाले हैं, आपको खुद बैठ के सीखना चाहिए उनसे कि जी क्या होता है, किस तरह होता है, मैं इस तरह सोचता हूँ, क्या इस तरह ही होता है प्रैक्टिकली, क्या शादी सिर्फ जो है वो फैंटेसी आइलैंड का नाम है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका क्या है, फिर कॉम्प्रोमाइजिंग एलिमेंट क्या होता है, किस तरह मियाँ बीवी की जिंदगी पहले 2 साल में होती है, फिर अगले 2 साल में होती है, फिर कैसे वो सेक्रीफाइसेस से गुजरते हैं, फिर कैसे सियासतें होती हैं, ये सारी चीजें आप सीखेंगे, सुनेंगे, जो तो ही आप या अपने फैमिली से सुने, किसी बड़े से सुने, किसी दोस्त से सुने, माहिरीन से मशावरत किए बगैर और असातिज़ा से कंसल्ट किए बगैर। अच्छा, सीधे सही उस्ताद से कंसल्ट करना, कभी कभी गलत उस्ताद से पूछ लेना, वो उसको समझाने का अहल नहीं था, उससे पूछेंगे फैसला खराब हो जाएगा। सही बंदे से पूछें, गलत बंदे से पूछेंगे वो कहेगा ये गलत है। ऑर्थोपेडिक का केस है, जाके आपने पूछ लिए हल्के ऑर्थोपेडिक से, या ऑर्थोपेडिक का केस है, आपने कार्डियोवैस्कुलर दिल की सर्जरी वाले से पूछ लिया, जी आपको क्या लगता है मुझे क्या पेन हो रहा होगा। उसकी वजह से फैसले खराब होंगे, सफर लंबे होंगे, स्टेशन ब्लॉक होंगे, एजिटेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, और आपकी ड्राइव टूट जाएगी आगे से। तीसरा मेरा नुक्ता ये है कि जब आपने फैसले करने हैं तो पूरी इतनी लंबी छलांग नहीं मारते अपने फैसलों के अंदर। ये तब करते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा वसाइल, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा पैसा ना भी हो। एक्सपीरियंस अगर बहुत ज्यादा है ना, तो फिर आप एक लंबी छलांग लगा लें। क्यों? आपको पता है मैं 10 बार ये काम करके आया हूँ और 10 बार दूसरी नौयतों का काम करके हूँ, मुझे पता है क्या होना है। तो दैट इज नॉट what is expected from people who are taking young decision makers जो है। छोटा छोटा कदम रखें ना भाईजान, छोटा रखें, 30% का कदम रखें, 70% सिक्योर रखें, 30% का कदम रखें, 70% सिक्योर रखें। किसी के साथ आपने दोस्ती की है तो मरना मिटे उसके ऊपर, 10-15%, 20% का दिल दें, बाकी अखलाकियत रखें, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ताल्लुक बढ़ाएं, ताकि नफ्सियात उसके साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की उसके साथ ऑब्सेशन ना हो जाए उसको। जब पीछे हटना पड़ेगा उस फैसले से तो आपको साइकोलॉजी मार देगी, फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर टाइम वेस्ट होगा तो रिसोर्स वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होगा तो एजिटेशन होगी, एजिटेशन फ्रस्ट्रेशन आएगी तो ड्राइव खराब हो जाएगी। तो छोटे छोटे कदम के साथ आगे बढ़ता है आदमी, छोटे छोटे फैसले बड़े बड़े फैसले करने की तौफीक देते हैं। बड़े फैसले करने का वक्त शुरू में नहीं होता, और कभी कभी कुछ जगहों पे छोटे फैसले मरवा देते हैं, करना ही बड़ा फैसला होता है। इट इज सब्जेक्ट टू द सिचुएशन एज वेल। कभी कभी एक लंबी छलांग लगानी पड़ती है रिस्क लेने के लिए और वहां पर निकलने के लिए, मगर नॉर्मल ड्राइव जो होती है वो छोटे छोटे फैसले करने पड़ते हैं, जिससे बड़ी बड़ी सल्तनतें बनती हैं। चौथा नुक्ता जो डिसीजन मेकिंग के अंदर अक्सर लोगों के गलतियां होती हैं और नहीं समझते, वो है फैसला कर लिया, चल रहे हैं आगे। अब वो जिस बुनियाद पर फैसला किया था ना, जब आप साहिल पे खड़े होकर समंदर में आ रहे थे किसी भी फील्ड के, तो भाई साहिल के वक्त तो जो फैसले को ताकत चाहिए थी, इल्म चाहिए था, शऊर चाहिए था, हौसला चाहिए था, नीयत चाहिए थी, इस्तकलाल चाहिए था, तो वो तो साहिल की हद तक ठीक था। अब समंदर के गहरे समंदर में आ चुकी है किश्ती, अब आपको मुख्तलिफ चीजें चाहिए। अब आपको अपना इल्म भी रिवाइव करना है, अपनी नीयत भी सही करनी है, मसल्स भी बिल्ड करने हैं। मसल का ताल्लुक नीयत से, और जो है वो मेथडोलॉजी और रोड मैप का ताल्लुक इल्म के साथ है। तो अगर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब भी आगे नहीं चल सकेंगे, और अगर इल्म स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, रोड मैप नहीं होगा, तो तब भी गुमराह हो जाएंगे। तो ये अब आगे मुख्तलिफ नहीं होंगे, अब मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं आगे के मसले में, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज हैं, मुख्तलिफ दोस्त हैं, मुख्तलिफ थ्रेट्स हैं, मुख्तलिफ धमकियां, मुख्तलिफ दुश्मनी है। तो अब क्या है, इल्म अलहदा तरीके से इवॉल्व होगा, मुताला और मुशाहिदा अलहदा तरीके से इवॉल्व होगा, नीयत ने अलहदा तरीके से पावर अप करना है अपने आप को। लेकिन लोग वो साहिल पे बैठ कर जो आगे आगे 10-10 सालों तक उसी मिजाज को रखते हैं, उसकी वजह से स्टेशन ब्लॉक होते हैं, फैसले बर्बाद होते हैं, फैसले मकसद नहीं लाते, फैसले मंजिल तक नहीं पहुंचाते, फैसले जो एजिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो अगर आप में डाइवर्सिटी नहीं है ना बदलने की, तो पहले मैं वो था, अब मैं ये हूँ, अब आगे जाऊंगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा हालात बदलते जाएंगे, मैं भी बदलता जाऊंगा, नए लोग आ गए, नया माहौल आ गया, कुछ वैल्यूज अपनी रखूंगा हमेशा के लिए, ये मेरी बेसिक वैल्यूज हैं, और कुछ वैल्यूज के अंदर मैं चेंज करूंगा क्योंकि अब मेरी फाइंडिंग्स नहीं हो रही हैं। तो इससे इंसान के डिसीजन हमेशा पॉजिटिवली प्रो में जाते रहते हैं, क्योंकि वो इवॉल्व होता रहता है। लेकिन जब वो बैठा हुआ सोच 1970 की और 2020 के डायनामिक्स को समझ ही नहीं रहा बैठ के, तो भाईजान कैसे इम्पैक्ट लेके आएंगे आप में। पांचवा नुक्ता जो है कि हमेशा फैसले अपनी इस्तात के मुताबिक करने चाहिए। अब इस पे आप कहेंगे भाई आप कह रहे हैं कि हैसियत के मुताबिक करेंगे, नहीं, हैसियत के मुताबिक की बात नहीं होती। ख्वाब बगैर हैसियत के देखने चाहिए, ख्वाब बड़ा देखना चाहिए,
मगर जब स्ट्रेटजीज की बात आती है ना, तो अपनी इस्तिताअत देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने अपनी इस्तिताअत से बड़े फैसले कर लिए ना, तो फिर बड़ी बलाएं आ जाएंगी आपके फैसलों को मारने के लिए। ज्यादा हिलने वाली मछली जो होती है ना, शार्क उसी को खाने आती है। वो जो सील होती है ना, सी लायंस जो होती हैं, जो सी लायंस ज्यादा हिलते हैं ना पानी की सतह के ऊपर, शार्क उसी को नीचे से खाने के लिए आती है। ज्यादा फड़फड़ाने से ना, ज्यादा शोर मचाने से और ज्यादा चीखने चिल्लाने और शो ऑफ करने से ना, ज्यादा मछलियां, ज्यादा बड़े मच्छे आ जाएंगे खाने के लिए आपको। इसलिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हल्का हल्का रिपल क्रिएट करते हैं पानी के अंदर, हल्की हल्की आवाज लगाते हैं, ताकि काम के बंदे आना शुरू हो जाएं, ज्यादा काम के भी बंदे ना आ जाएं और ज्यादा दुश्मन भी ना आ जाए। हल्का हल्का बढ़ाते हैं अपनी उस चीज को। तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम कर फैसले को लेते हैं, और फैसले को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको, अगर 20% की इस्तिताअत है तो 35% की आप ले लें। 20% की BMI है आपकी बॉडी की, और आपने 60% का बॉडी वेट चढ़ा लिया है, उसकी बॉडी वेट की एक्सरसाइज, कैसे आपका मसल बर्दाश्त करेगा उसको? तो अस्सलाम वालेकुम। तो इसके अंदर माजरत चाहता हूँ जी, इसके लिए इंपॉर्टेंट फोन था जरा। तो इस्तिताअत के मुताबिक आपको रहना चाहिए। ख्वाब बड़ा देखें, लेकिन लोग ख्वाब भी बड़ा देखते हैं और स्ट्रेटेजिकल मूव भी बड़ा मार देते हैं आगे से। भाई आपके मक्के के अंदर क्या था? ईमान नहीं था, अकीदा नहीं था, नजरिया नहीं था, नहीं इस्तिताअत ही नहीं थी, जिहाद नहीं कर सकते थे, रुके, नहीं फैसला किया अल्लाह की शरीयत में, शराब को हराम कराया, दर्जा बदर्जा कराया, आहिस्ता आहिस्ता कराया। इसी तरीके से कभी कभी कुछ जंगें लड़ने की नहीं होती, कुछ जवाब देने के नहीं होते, कुछ जगहों पर रिटेलिएशन नहीं बनती, कुछ जगहों के ऊपर थप्पड़ का जवाब नहीं बनता, कुछ जगहों के ऊपर अभी ये वाली अपॉर्चुनिटी। अच्छा, लोग काम करना शुरू करते हैं ना जिंदगी के अंदर, थोड़ा सा 10% चलते ना, 20% और 50 अपॉर्चुनिटी आती है, उनको दिमाग इधर उधर जाने, और भाईजान टिके रहें। आपकी अभी इस्तिताअत नहीं है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज को लेके चलें। अभी आप 5 लाख की 7 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, अचानक 25 लाख की गाड़ी की ऑफर आ गई, कहीं से चाहिए आपको, दिमाग वहां जाना शुरू, नहीं भाई आप नहीं ले सकते। अभी अभी 50 लाख रुपए है नहीं, जिससे 25 लाख की गाड़ी ने, तो कैसे मुंह मार दिया आपने आगे? तो वो 25 लाख को, 5 लाख की औकात को, जब 25 लाख की आप गाड़ी लेंगे, तो वो 20 लाख ऊपर का जो डेफिसिट आ रहा होगा, उसका प्रेशर, उसकी टेंशन, उसकी सस्टेनेबिलिटी, और उसके जो लेंडिंग और जो लोन्स ऊपर से आएंगे, और जो जो कैसे हैंडल करेंगे? इस्तिताअत के मुताबिक चलें, 20% ऊपर चले जाएं अपनी इस्तिताअत के, तो ठीक रहेगा, इससे ग्रोथ भी होती है। और बिल्कुल इस्तिताअत में मुकैयद भी ना, 20% है 35 पर जाए, तो फैसलों के अंदर इस्तिताअत को कैलकुलेट करें, वसाइल को कैलकुलेट करें। पाकिस्तान के भी बहुत से वसाइल ऐसे नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, बहुत बड़े पंगे नहीं ले सकते इस टाइम पर। कौम में बैठ के कह देते हुए क्यों नहीं ये हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? भाई इसलिए नहीं हुआ कि इस्तिताअत नहीं है, और इस्तिताअत शरीयत का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो तवक्कुल भी इस्तिताअत के, ईमान ईमान भी इस्तिताअत के मुताबिक। भाई आप में तवक्कुल अल्लाह के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस्ड, बिलीव्ड तवक्कुल नहीं, प्रैक्टिस तवक्कुल 20% है। 80% का तवक्कुल लेके आपने जी बिस्मिल्लाह कर दिया आगे से, तो ये अब 60% का डेफिसिट, जो प्रेशर आएगा, जो जो जिन आएंगे और जो शैतान आएंगे और जो दुश्मनी आएगी, कैसे हैंडल करना है आप? फिर रोए नहीं, नहीं जी ये तो लिखा नहीं था, अल्लाह ने हेल्प नहीं की। भाई आपका अल्लाह तो कहता है जुलजिलु मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुल्ज़िलू, ज़लज़ले तो आएंगे फैसलों के ऊपर। ये तो अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह ने बातिल को इजाजत दी है कि तू ज़लज़ले दे यहाँ पर। आपको क्या कहे, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, उम्मीद रख के तेरा अल्लाह की मदद करीब है। अब उसकी उम्मीद 20% पे खड़ी हुई है, वो 80% की जंग ले लिया आपने। तो भाईजान ये इस्तिताअत को मलूज़े खातिर रख के चलना ही असल फैसलों के अंदर इस्तकलाल और वजन लेके आता है। और आखिरी बात जो आज मैं करूंगा ना, इससे इंशाल्लाह कोई जवाब आपको देना नहीं होगा। हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट? बड़ी बात है जी, आज PPF वालों ने कह दिया अप टू मी। SOP क्या कहता है जी? चलो कोई मतलब नहीं है, सवाल जवाब ले लेते हैं बस। मेरे ख्याल से डिसीजन मेकिंग के ऊपर और इतना क्या इल्म चाहिए इनको, इतना तो इल्म दे दिया, और सोने से हरूफ लिखने वाला इल्म है ये। फैसला करने से पहले ना, पहला पढ़ाया तारीख पता हो, सीरत हो, बायोग्राफीज पता हो। नंबर 2 असातिज़ा हो, मशावरत हो। नंबर 3 छोटे छोटे कदम हो, फिर बड़े बड़े फैसले करता है आगे जाके। 10 साल तो मैं अब अंदाजा लगा लेना, अल्लाह ने हमें दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ है,
माशाल्लाह से। तो हमारे कुछ दोस्त यार कहते हैं तो फिर क्यों नहीं आप फैसले लेते? भाई क्यों फैसले लें हम? किस बात की जल्दी है हमें? अगर अल्लाह ने इल्म भी दिया है और अल्लाह ने हुस्न भी दिया है और अल्लाह ने कलाम पर भी दिया है, स्पीच का फन भी दिया वगैरह, क्या तेजी है? हमें तो ये 106 लोग बैठ के जो सुन रहे हैं, ये एक इमाम भी इसमें से खड़ा हो जाए ना जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, खत्म। आई हैव अचीव माई मार्क। मुझे क्या जल्दी है कि मैं, हाँ एक लिहाज से जल्दी होनी चाहिए, लेकिन कितने साल आप सोच नहीं सकते। मैंने नई गेम बढ़ाई आगे से, लोगों के पास थोड़ा सा इल्म आता है ना, वो पागल हो जाते हैं पूरी दुनिया में, हर महफिल के अंदर शुरू हो जाते हैं। लोगों के पास थोड़ी सी तरक्की आ जाते हैं, हर शहर के अंदर जाएंगे और अपनी ब्रांचेस खोलना शुरू कर देंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं अपना बता रहा हूँ लोग कितने तेजी से जाते हैं आगे। लोगों के पास थोड़ी सी फेम आ जाती है, फौरी पब्लिसिटी आती है, फौरन भागते हैं। मुझे कितनी जगहों से, कितनी कितनी जगहों से ऑफर है, आप सोच लें, 100 ऑफर में ठुकरा के बैठा हुआ। मैं नहीं करना अभी, मैंने नहीं करना। मैंने मीडिया से ऑफर है, न्यूज चैनल से ऑफर है, इंटरव्यूज की ऑफर थी कितनी बड़ी। इसके पर ये नहीं है कि भाई मैं खाइन हूं कुछ दिन, भाई मैंने नहीं करना अभी, मेरी अपनी एक सोच है। मैं जब समझूंगा भाई कि अब ये, क्योंकि मैं, मेरे आपको तो यहाँ पे शेख आतिफ दिख रहा जो पढ़ा, आपको क्या पता है इर्द गिर्द में कितने नेजे हैं मेरे खिलाफ जो होंगे इस टाइम में, कितनी चीजें मेरे खिलाफ होंगी, कितनी चीजें जो वेट कर रही होंगी मुझे कहां से मारना है उन्होंने। एवं मैं फैसला कर लूं अभी से, फिर इस्तिखारे होते हैं, फिर अल्लाह की मर्जी ले। अच्छा चले, मैं फैसला, मेरी टीम तैयार नहीं है अभी, मेरे बच्चे जो है, मेरी पूरी कुलीग्स जो है इस टाइम पर, मेरा कुलीग अभी इस टाइम पर तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, हम आज इतनी बड़ी बात कर देते हैं। मैंने अब पंजाब मुझे कितने अरसे से बुला रहा है कि जी आप आए, इंस्टीट्यूट खोलें, मार्केट भी बहुत बड़ी है, 10 करोड़ का सूबा भी है, इतना बंदा बैठा है वहां पे माशाल्लाह से, जो दे वांट मी टू कम एंड एजुकेट देम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे और कितनी जगहों से, अभी एक पार्टी मुझे कहती है आप इंटरनेशनल टूर शुरू कर, करेंगे इंशाल्लाह ताला, देंगे सबको अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह मुझे हयात दे, मैं हूँ, जिंदा हूँ, इंशाल्लाह मेहनत करूँ। अभी भी आप देखें, हम अम्मा आयशा सिद्दीका की, पता नहीं, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मुझे इसका रेफरेंस नहीं पता, कि जिस शहर के अंदर रोजी रोटी चल रही हो ना, और वहां लगा लगाया काम चल रहा हो, तो ऐसे हिजरत नहीं करते वहां से। ये मैंने शायद अपने तालीम इल्मी दरस निज़ामी के दौर में शायद मैंने हदीस पढ़ी थी, उसका मुझे रेफरेंस नहीं मिला, अगर गलत है तो जी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने ये सुना था कहीं कि जहाँ पैर जमे हुए होते हैं ना, वहां बैठे रहते हैं। तो अब अगर आपने कहीं दूसरे, मक्का छोड़ने का शौक थोड़ी था असल में, तो उन्होंने बिल्कुल ही जाके स्क्वीज डाउन कर दिया ना वहां पर कितने 13 साल एक्सर्ट किए आप सल्लम। इतना कोई डेडली एटीट्यूड था उन लोगों का। ताइफ की आप देखें, ताइफ में फेलियर के बाद भी आप सल्लम मतलब परेशान कितने, लेकिन आपने कोशिश पूरी की, और आखिरी वक्त तक हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, जब औस और खजरज के लड़के देखे आपने कि ये तो जवान लड़के हैं, आप, हम कुरैश के अंदर तो ये मानी गिरामी बात थी कि भाई जो चीफ होता है, जो सरदार होता है, वो तो ही शुड बी ग्रे हेड, वाइट हेड। जो सरदार और चौधरी बनता है पूरे पूरे कबीले का, वो तो एक उम्र रसीदा आदमी होता है, जैसे उस दौर के अंदर अबू तालिब थे, और उससे पहले अब्दुल मुत्तलिब थे, और ये अब्बास थे, ये बड़े लोग थे, हमजा थे, ये बड़े लोग थे। तो ये औस खजरज के जब जवान लड़कों ने आके एलिजेंस दी, आप सल्लम को बैत दी, तो अब्बास रदी अल्लाह अन्हु का पहला रिजर्वेशन ही ये था कि ये तो लड़के हैं, अब इनका तजर्बा क्या, एक्सपीरियंस क्या, आप अपनी जैसी नबूवत इनके हवाले कर रहे हैं। लेकिन आप सल्लम ने रिस्क, वहां पे रिस्क लिया, फैक्टर लिया, कोई चीज देखी। मगर आपने औस और खजरज को ज्वाइन करने से पहले बड़े बड़े ट्राइब्स थे, मतलब जैसे आपका ये था, ये किंदा, किंदा बहुत बड़ा ट्राइब था। फिर ऐसे ऐसे ट्राइब से जिसमें चार चार सब ट्राइब थे। फिर ये गफरान था, या मुझे अभी याद नहीं है, मैंने पूरी वो हिस्ट्री पढ़ाई थी एक कोर्स के अंदर, वो पूरी वो ट्राइब्स के ऊपर ही अगर हिस्ट्री पढ़ाई जाए ना, जो पोस्ट नबूवत के जो ट्राइब्स थे वहां पर, जिसमें आपके ये केनाना वगैरह, ये बड़े ट्राइब्स जो थे, कितनी अटेम्प्ट की आपने उनके ऊपर। लोगों ने कहा ठीक है हम आपकी नबूवत को सपोर्ट कर देंगे, आपको अगर आप मक्के के वालों को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं। तो टर्म्स नहीं, टर्म्स इतनी खतरनाक थी। बाज ने कहा कि आप हमें नबूवत शेयर करते हैं हमारे साथ, इस तरह की कुछ शर्तें थी। तो ये औस खतरा जायज, तो फैसले थे। तो आपने बड़ा टाइम लिया है, अल्लाह ने बड़ा टाइम लिया है इसके अंदर हिजरत के फैसले को आगे करने के लिए, वरना इट वाज नॉट एन ऑप्टेड ऑप्शन कि हम जो है वो हिजरत करें, पूरा सेटअप लेके वहां पे चले जाएं। फिर वहां पर गए तो कितना मुश्किल हुई, पहुंचे मदीने के अंदर डायरिया हो गया सबको, फिर उनका मन भी नहीं लग रहा, दिल भी खराब हो। कितने कितने अमीर रईस लोग आए वहां पे, आए कि लोगों के घरों में रह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ही सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। मैं किसी के भी घर में जाके रहने के जाऊं, या आप भी जाएं, रात नहीं गुजारी जाती वहां पे, दिन जितना अच्छा गुजरा, नींद अपने घर में आती है इंसान को। तो पूरा शहर छोड़ के आया, किस तरह वो कंटेन किया। तो ये तो आप उनकी सीरत ही पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा भी कितने। सलमान फारसी का जो मैंने सुनाया था, वो कितना
आप देखें किस तरह फैसले रिटेन किए उन्होंने। तो जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ना नुक्ता, ये आपकी जिंदगी में वो निखार पैदा करेगा कि आप सोच नहीं सकते। एक है जी फ्यूचर प्लानिंग करना आगे के अच्छे फैसलों के लिहाज से, एक है जी मैं फ्यूचर का तो पता नहीं मुझे, और माजी जो गुजर गया उसका पता नहीं। तो शेख साहब आप जरा आगे की और पीछे की हाँकना बंद करें। आप उस्ताद जी जरा ये बताएं कि मैंने आज की तारीख में फैसला करना है, तो आज मैं कैसे फैसला करूं। आपके आने से पहले मेरे पास एक शख्स अभी आया हुआ था और बहुत बड़ी फैमिली का था, बड़े खानदान का था। सीएसएस करके ऑफिसर बनूं या मैं बिजनेस करके अपने वालिद साहब की बिजनेस एम्पायर को संभालूं, इसमें मैं कंफ्यूज हो चुका हूं। 29 साल मेरी उम्र हो चुकी है। 1 घंटा 1.5 घंटा भी मैं वहां खपा के आया हूं, फिर आपके साथ यहाँ पे हलक में रहना अच्छा खासा बैठ गए यहाँ पर। तो मैंने वहां से ना फिर सवाल शुरू किए, जो मैं आज आप लोगों से भी कहूंगा कि जिसका जो मुझे भी सवाल आते हैं ना जितने भी, कि जी बताएं मैं इसको कैसे करूं, मैं स्विच करूं ना करूं, मैं करियर ये पसंद करता था। अभी ये जो बात करने जा रहा हूं ना, इसमें सारे सवाल कवर हो जाने इंशाल्लाह। और ये इल्म मिलना नहीं है आपको इंशाल्लाह ताला की। देखें, तरक्की के अंदर ना एक परसेंटेज होती है जो स्किल के साथ आती है, स्किल के साथ तरक्की का एक ताल्लुक होता है, और एक नेचुरल डेवलप्ड टैलेंट और पोटेंशियल के साथ ताल्लुक होता है। ये दो गहरे नुक्ते याद रखिए। एक होता है किसी भी फील्ड में मंच के नाम बनाने के अंदर ना, एक है नेचुरली एक इंसान का उसमें कितना मसल बिल्ड हो चुका हुआ है, और एक है कि सीख के कितना बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है जी। अब हम आपको एक बात बताएं, लोग हमसे पूछते हैं जी आपने आपके फन्ने तकरीर और ये गर्म जोशी की तकरीरें क्या हैं। भाईजान उसका सबसे बड़ा एक राज ये भी है कि हमारा मुंह जो है ना जवानी में बहुत चलता था। बोल बोल के बोलते बहुत थे हम, बातूनी बहुत थे। वो बातें अब काम आ गई यहाँ पर। वो नेचुरली कह लें, तुक्के में कह लें, बाय चांस कह लें, या जो भी नाम दे उसको, तकदीरन कह लें। जो चीज आज आप जो 19 साल का बैठा हुआ है, जो 20 साल का बैठा है, जो 25 का है, जो 30 का है, जो 50 का भी बैठा हुआ सुन रहा है ना, तो वो इस बात को मलूजे खातिर रख के आज फैसला करे, जो फैसला उन्होंने करना है। नहीं कि करोला लें या सिविक लें, फैसला इस पर करिएगा। जिस चीज के बारे में आपने फैसला करना है और उस चीज और उस फील्ड के हवाले से अगर आपका मसल 60% प्लस डेवलप्ड हो चुका हुआ है बाय नेचुरल डिफॉल्ट, उसमें कोई एकेडमीज, कोई स्किल सेट, कोई तरबियत नहीं हुई, मगर नेचुरली बिल्ड हो चुका हुआ है, तो उसके साथ आगे अपने करियर को या अपने डिसीजन को परसू करें, क्योंकि 40% आप 2-3 सालों में मारे खा के रिकवर कर सकते हैं। अगर आज 18 साल वाले बैठे हैं पर जिसमें आपका 60% नेचुरली बिल्ड हो चुका है, क्योंकि हर फील्ड के अंदर एक नेचुरल हिस्सा जो कुदरती लिहाज से आप में बिल्ड हुआ है वो मसल एग्जर्ट हो रहा होता है, और एक स्किल चल रहा होता है। एमबीए और बैचलर्स मतलब हेलो, मतलब इसकी क्या हैसियत है अगर उसके माइंड में एक नेचुरल मैनेजर नहीं है। अगर वो मेंटली मैनेजर नहीं बना हुआ, तो वो डिग्री वाला मैनेजर भी बन जाना भाईजान डबो के रख देगा सबको। तो मैं डिग्री के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं नेचुरल उसको बहुत मानता हूं कि भाई नेचुरल इंस्टिंक्ट कितनी इसकी है किसी भी फील्ड में जिसमें वो जाना चाहता है। अब जब नेचुरल देखना है ना, तो फिर साथ में एज भी देखनी होती है। 18 साल का लड़का अगर नेचुरली कुछ बिल्ड हुआ हुआ है और अननेचुरली किसी और फील्ड में गया, तो वो तो स्विच ले ले, क्योंकि अभी तो उसको 24, 25, 23 तक में जाके कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 29 साल से की एज के कुछ अलहदा डिसएडवांटेजेस हैं, 35 के अलहदा हैं, 40 के अलहदा हैं, 22-25 के अलहदा होते हैं। तो स्विचिंग जो होती है ना, या फैसले से पीछे होना हो या फैसले में आगे जाना हो, इसमें इस चीज का रखना बहुत जरूरी है कि एक एज वो है जिसमें अगर आप स्विच कर लें तो आपकी कायनात की साइकोलॉजी नहीं हिलेगी आपके फैसले से। 18 साल का लड़का आज कोई फैसला करता है ना, गिनती के 4-5 लोग उफ अफ आ करेंगे, 3-4 सालों में कवर करके वो लोगों के मुंह बंद करके फिर खड़ा हो जाएगा। और भी ये भी जुमला उसको बैक कर देगा कि कुछ नहीं है, बच्चा है, अपना एक्सपीरियंस कर रहा है, फेल भी हो जाएगा, हम बैठे हैं, माँ बाप बैठे। हाँ, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके वहां पर कमाई का सिलसिला अगर 20-22 साल में शुरू नहीं होता, तो फैमिलीज उन पर रिलाई कर रही होती हैं, उनके लिए मुश्किल है, उसको ये चीज देखनी पड़ेगी। अब 25 साल का लड़का अगर अपनी लाइफ में कोई फैसला करना चाहे, तो उसे क्या सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी फौरन शादी के करीब करीब है, और हो जाए शादी तो पहले हो जानी चाहिए। अब अचानक शादी भी आनी है, तो साइकोलॉजी का एक हिस्सा शादी खा जाएगी बीवी, और अगर पहले साल में बच्चा हो जाता है या पहले 1.5 सालों में बच्चा हो गया, तो वो भी साइकोलॉजी खा जाएगा। फिर बच्चा जो साइकोलॉजी की तबाही फेरेगा वो तो सबको ही पता है। जब रात के 1:30 बजे उठ के उसे बगैर मूड के उसको कहेगा जी उसने सुसु करना है,
आप ये थोड़ी कह सकते हैं नो मैन यू कांट डू इट, आई एम बिजी डूइंग माय परसुइंग माय ड्रीम्स, मैं अपने ख्वाब परसू कर रहा हूँ। उसने तो पेशाब करना है, वो कर देगा वहां पर। नो, ऑन द लाइटर साइड। तो 25 साल की एज के फैसलों को अंदर जो चीज सोचने की चीज है ना, वो क्या है कि फैमिली की पूरी नजरें होंगी, खानदान में सब देख रहे होंगे, दोस्त यार भी सारे देख रहे होंगे, और उसके अंदर अब फैमिली शादी भी चल रही होगी, तो बड़ी चीजें, पॉकेट्स खुली भी होंगी, नजरें बहुत होंगी, तो उसके बीच में अगर कोई बोंगी मार दी ना जाके, तो आपको आगे जाके टाइम इसलिए नहीं मिलना कि उनके 30 तक में बैठ के ना, 25 30 28 से 30 साल की साइकोलॉजी में ना लोग सिर्फ देख रहे होते हैं हाँ भाई गामजन है या नहीं, और 34 से 33 प्लस के ऊपर ना वही जो आपका हल्का होता है ना, वो अपने ओपिनियंस देना शुरू कर देता है, क्योंकि अब सक्सेस 32-35 के बीच में ना सक्सेस शक्ल इख्तियार करना शुरू करती है, लाइन अप करना शुरू करती है सक्सेस जो होती है। मगर आपने 29 की स्टेज के ऊपर एक चीज मेच्योर, यानी आपको बाय 25-26 किसी फील्ड में घुस जाना चाहिए, और फेल भी अगर हो रहा है ना तो किसी फील्ड में 22-23-24 में आ जाना चाहिए। 30 साल तक अगर एक्सपीरियंस भी जमा कर लिया है ना, तो 31 के बाद कुछ ना कुछ भी स्टार्ट करेगा ना, तो एक्सपीरियंस से बहुत कुछ बना लेगा। लेकिन अभी अभी खेल तमाशे 26-27 साल तक चल रहे हैं, लड़कों के साथ उठना बैठना, मुंडों के साथ उठना बैठना, दोस्तियां पार्टियां 25-26 तक चल रही हैं, और इस टाइम पर किसी जगह पर जॉब करते हैं तो 4 महीने में भाग जाते हैं, कहीं जॉब करती है तो अभी एक्सपीरियंस जमा ही नहीं किया हुआ कहीं पर कि 2-2.5-3 साल लगा के मैं कम से कम इंसानों को डिकोड करना सीख लूं, सोर्स कोड उनका, ये लिया ही कहीं से नहीं है। तो भाईजान आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, इफ यू आर नॉट गोइंग टू मैन अप टू स्टे टू 3 to 4 year टू गेट दैट सेंस, ये मेरा महंगा तरीन नुक्ता है, बगैर पैसों को दे रहा हूं आपको यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपका सेंस डेवलप नहीं हुआ ना, जिसे हम कहते हैं द आर्ट ऑफ विनिंग, the art of winning people, the art of winning situations, the art of analyzing situations, the art of analyzing the troubleshooting part of it. अगर आपको ट्रबल शूट नहीं करना आया, आपको लोग नहीं समझ में आए, आपको सियासत समझ में नहीं आई, आपको लोगों को अपना बेचना नहीं आया, आपको अखलाक समझ में नहीं आया, आपको खेल कूद नहीं करनी आई, तो आपने भाईजान ये जितना आप टाइम जाया करते रहेंगे 18 की एज में करेंगे, और जितना टाइम जाया करेंगे आगे फिर फैमिली, खानदान, बच्चे, लोग, प्रेशर, बातें, और सबसे बड़ा अंदर बैठा हुआ ये बदमाश, ये गुंडा, ये ले आएगा तोपे लेके, तो आपके पास टाइम नहीं होगा भाईजान। कर सकते हैं आप आगे जाके, मगर फिर रिलैक्स रहने, अगर आप 29-30 के बाद करेंगे बड़ी रिस्क टेकिंग्स और बगैर एक्सपीरियंस के, एक्सपीरियंस शुड बी इन द 20s to 30s। एक्सपीरियंस किस चीज का? खेल कूद कैसे करते हैं, फेलियर, दोस्तियां, मुख्तलिफ पार्टियां, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स, ये सब करें, जॉब करें, बिजनेस करें, डुबो दें, गम नहीं है। बाय 30 आपके सारे कायनात के बड़े उसूल आपके पक्के हो जाने चाहिए। उधार किसको देते हैं, किसको नहीं देते, भरोसा किस पे करते हैं, किस पे नहीं करते, अल्फाजों से जानना ये क्या कह रहा है, पीछे मुराद क्या हो सकती है इसकी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को कैसे लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस और जो आपकी लिमिटेशंस होती हैं उसको कैसे एनालाइज करते हैं, किस तरीके से जो है फैसलों को आगे लेते हैं, अपना आप कैसे बेचते हैं, लोगों को कैसे कायल करते हैं, टीम्स को कैसे, अगर ये आपके पक्के नहीं हुए हैं ना भाईजान, और आपने 29-30 तक भी आप डामाडोल 6 महीने इधर 6 महीने इधर ला इलाहा ला हौला ही करना है ना भाईजान, आपकी आगे 30s के बाद ना आपका एक बड़ा नुकसान क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी पक्का होना है। आपकी साइकोलॉजी में एक ऐसी चीज 30 के बाद आना शुरू हो जाती है, वो एक अलग अजाब बन जाएगी आपके लिए। वो पता क्या है, 30 के बाद इंसान के जो वैल्यूज होते हैं ना, वो पक्के, आदत, वैल्यूज, फितरत पक्के होके ना स्टील के बनना शुरू हो जाते हैं, उन्हें तोड़ना मुश्किल हो रहा होता है। तो जहां इंसान नए नए फील्ड्स को एक्सप्लोर करने के अजाब से लदा गुजर रहा होता है, एक नया अजाब ये खड़ा हो रहा होता है उसके अंदर कि उसकी अपनी साइकोलॉजी रिजिडिटी में जा रही होती है, और जितना ज्यादा इंसान प्रॉपरली लेके चल रहा होता है ना, रिजिडिटी उतनी कम रहती है, क्योंकि उसे बार बार इवॉल्व होना पड़ता है। तो जितना कम काम करेगा, जितना कम फैसले करेगा, और जितना कम कंटेन करेगा, और जितना कम एक्सपीरियंस करेगा, उतना ज्यादा आगे मुश्किल होती जाएगी। एक 40 साल के आदमी ने फैसले करना है, एक 45 साल के आदमी ने फैसले करना है, अगर वो साउंड होके आया हुआ है तो उस टाइम पर उसने मसल एक्सर्ट ही नहीं करना, उसके दिमाग के अंदर सारी कुंडियां खुली होंगी, उसको पता होगा मैंने ये काम करना है या मैंने ये काम करना है, उसके पीछे क्या क्या साइंस चल रही होती है, ही नोज एवरीथिंग। उसके बाद वो दुआएं, फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और अल्लाह से खैर का मामला, ये वो सखारा वगैरह वो करता रहता है। मगर दीन भी पक्का नहीं करना, तवक्कुल भी पक्का नहीं करना, ताल्लुक बिल्ला भी पक्का नहीं करना, और दुनिया जिसमें सियाणे बैठे हैं, ऐसे ऐसे सियाणे बैठे हैं जो नजरों से खा जाएं आपको बैठ के,
उनको भी नहीं आवे मास्टर करना, चीजें नहीं समझनी, और फिर कहते हैं जी हमारे हक में अल्लाह क्यों नहीं बरकतें करता। ये कैसी जिंदगी है? मुसलमान कोई ऐसा होता है कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना ला यल्दिगु मोमिन मिन जोहर वाहिदिन मरतैन, मुसलमान एक सुराख से दोबारा नहीं डंगा जाता। सियाना होता है तो नहीं डंगा जाता ना। ये किसने कहा मुसलमान साधु होता है, एक गाल में मारो तो दूसरा गाल आगे कर दे? सियाना होता है मुसलमान, सियाना समझदार, से पता होता है कि नहीं भाई मैं यहाँ से धोखा खा चुका हूँ, फिर नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें जितनी लेट कर, तो असल था वर्ड था महारत। किसी भी फील्ड में लग के ना, चाहे नर्स बन रहा है कोई, शेफ बन रहा है कोई, कोई गाड़ी भी साफ कर रहा है ना अगर कोई, ये हाजियों को कल मैंने ट्रेनिंग कराई है, मैं उनको भी कह रहा हूँ अबे भाई हज की ट्रेनिंग के अंदर ना लॉग फाइल्स जमा कर ले कि ये दुनिया है क्या, लोग क्या है, माल बिकता कैसे है, इंसान अपना आप कैसे सेल कर सकता है लोगों को। ये दावत तबलीग भी अपना आप सेल करना ही है ना, अपना आप कन्विंस करके। ये 114 लोग जो बैठे हैं उनको कन्विंस ही कर रहा हूँ ना भाईजान की जो चीज दे रहा हूँ हल्की नहीं है, जो चीज दे रहा हूँ आई नो व्हाट आई एम, ये जो अंग्रेजी का अल्फाज है ना अमेरिका में लोग बोलते हैं, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई रियली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट मैन, ये जो कहते हैं ना वहां पर, यही तो है ना कि यू डोंट नो, यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर महारत हासिल कर ले किसी भी फील्ड में लग के, चाहे जितनी नफरत ही क्यों ना उस फील्ड से, उसके अंदर से अगर तूने कायनात के उसूल निकाल लिए ना, कभी बंदे, लोग, पीपल, रिसोर्सेज, द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, ये सीख लिया ना आपने, आप किसी भी फन में जाएंगे ना भाईजान, आप ऐसा जबरदस्त इंपैक्ट लेके आएंगे, कामयाबी कामयाबी, सक्सेस सक्सेस है। हम आपसे कहते हैं ना, हमने इस फील्ड के स्क्रैच से मैंने ये फील्ड में काम किया था। अगर मैं ऑर्थोडॉक्स मदरसे में जाके किसी मदरसे में बैठ के बुखारी मुस्लिम पढ़ानी होती और वहां पर ये उसूल फिका, उसूल हदीस, अकीदा वगैरह पढ़ाना होता, दैट वाज पीनट्स, दैट वाज इजी फॉर मी। क्यों? वहां पर लोग मेरे माहौल के थे, मतलब कोई हार्ड टाइम नहीं था, गांव देहातों के बच्चों ने आके पढ़ना था, मैंने वहां बैठना था, लगा लगाया सेटअप था, 2 घंटे 3 घंटे वहां जाता, फिर डैडी के साथ बिजनेस में लग जाता, आराम सा था, सुकून था, इसको मसला ही नहीं था। या गाड़ियां भी होती, बंगले भी होते, और मैंने जाके अपना शौक भी पूरा कर लिया, और अपने आप को कन्विंस भी कर लेता भाई जन्नत में जाऊंगा। क्यों? दीन पढ़ा रहा हूँ यार, दीन पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ साथ में। अगर ये प्योर लिबरल माशरे में जाके फुल यूनिवर्सिटियों में जाके लग जाता और कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाता तो वो भी आसान काम था। क्यों जी? वहां जाके पढ़ाना है, वहां पे 1-2 घंटे लगाने हैं, उनकी साइकोलॉजी में रहना, और मैंने मौलवियों को देखना ही नहीं है। मैंने थोड़ी देखना, मैं वहां पर सेट हूँ। प्योर बिजनेस में चला जाता, प्योर बिजनेस में चला जाता, टेंशन ही नहीं थी। मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं मिलाऊंगा इन सब एंड्स, मतलब मैंने उनका भी लेना है, मैंने उनका भी लेना है, और अमेलगमेट करके इसको लेके चलना है। ठीक है जी? आप सोच नहीं सकते कि मैं ये क्लेम लेते हुए हया नहीं करूंगा, अल्लाह का नाम पहले लूंगा कि अल्लाह ने दिया, लेकिन क्लेम करूंगा इंडस्ट्री बनाई है मैंने अपनी फील्ड के अंदर, इंडस्ट्रियलाइज किया है कि आज एक रिलीजियस कोर्स 12 से 15 हजार का अगर सेल होता है ना, तो लोग तो यहाँ पर कहते हैं भाईजान सब कुछ ही मुफ्त में देते हैं, और आप तो क्योंकि दीनदार आदमी है, आपने तो जन्नत में जाना है, आपका पैसे से क्या ताल्लुक है? हाँ जी, हम ज़कात भी लें तब भी दलील हो, ज़कात ना लें और कुछ प्रोड्यूस नहीं करें तो इनइफेक्टिवनेस का फतवा आप लगा देते हैं। किसी हाल में आपने मौलवी को नहीं छोड़ना। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह से हमारे प्रोडक्ट्स की जो हमारे यहाँ पर चीजें कोर्स हैं, वो दुनियावी करिकुलम के टक्कर के अंदर माने जाते हैं, और लोग उसको खुशी खुशी वर्ल्ड ओवर, अभी वर्ल्ड वाइड लोग हमें दे रहे हैं। तो कैसे बनाया हमने ये सारा कुछ? आप सोच रहे हैं मैंने शुरुआत की होगी तो दुनिया जहां के तोपे थी मेरे खिलाफ, तो भाई यहाँ पर एक दरस निज़ामी खड़ा है, एक रिलीजियस सेक्टर खड़ा, जो जिसे मैं ओन करता हूँ, मैं पार्टी हूँ वहां का, मैं वो मेरा कबीला है, और यहाँ पर एक ये हिस्सा है जिससे मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पास्ट और हाल भी जुड़ा हुआ है। मेरी फैमिली, मेरा हल्का, जिस हल्के से मैं आया, मैं इसको कैसे लेके चलता। तो जब मैं वो ये करता ना कि जी मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के या बड़ी यूनिवर्सिटी के लड़के को पढ़ा के यहाँ, अच्छा मदरसे के अंदर जाए वहाँ टेंशन ही नहीं है, बच्चे ने हमारी माननी, उस्ताद का अदब बहुत होता है, जूतियां उठाते हैं लोग। और नॉर्मल यूनिवर्सिटियों में, ये दुनियावी यूनिवर्सिटी में जाए तो उस्तादों को अंडे और टमाटर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी? अब यहाँ पर मेरे लिए तो आसान था, मैं मदरसे में जाके पढ़ा लेता, इज्जत अपनी एहतराम सरों पे बिठाते हैं, मदारस में पलकों पे बिठाते हैं असातिज़ा को, हम तो अपने असातिज़ा की मालशे करते थे तेल से, इतनी इज्जत हमारे दिल के अंदर होती थी कि जी बाप रूहानी बाप है, ये अपने बाप से बड़ा ये रूहानी बाप होता है। दुनिया के अंदर जाए तो ठीक है, उसमें अलग टैग है, उसमें अलग इज्जत, ऑडी निकल जाएगी भाई, मर्सिडीज निकालना मुश्किल नहीं होती, टेंशन ही नहीं थी कोई। ये जब फैसला किया जी ये बनाने का, आपकी सोच होगी, मैंने जीरो स्क्रैच से लेके मिदरार को बनाने के अंदर जो तजर्बा हासिल किया है ना, मुल्क तो दूर की बात है, रियासतें भी अगर आप ला देंगे ना, सीख लिया मैंने, जीरो से लेके अपना प्रोडक्ट बनाया, अपनी एक मतलब लिबरल एक जगह खड़ा है, ऑर्थोडॉक्सी एक जगह खड़ा है, मेरी एक अपनी सल्तनत है अल्हम्दुलिल्लाह।
अपनी रियासत है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मेरा प्रोडक्ट दोनों को अमेलगमेट करके फैल रहा है, और आप भी बैठे और इसमें भी कहीं ना कहीं सेल आउट होगा, और दोनों हमारे साथ रिलेट करते हैं, और दोनों हमें इंशाल्लाह आर्बिट्रेशन में एक दिन लेके आएंगे, और हम दोनों की पॉजिटिव साइड्स को हाईलाइट करके एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एक नया ब्रांड लेके आ रहे हैं, और वो करने का बल भी अल्लाह ने माशाल्लाह सिखा रहा है हमें कि कैसे करना है, एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करना। लेकिन शुरू में बंदा ही नहीं था कोई, लोगों को ना कन्वीनियंटली चाहिए होता है भाई फौरन बताएं। लोग मुझसे पूछते हैं ना, यार आप इतना वायरल क्यों लेट हुए या क्यों लेट है, मतलब भाई अब मुश्किल है समझना, क्योंकि लोगों को ना डब्बे में डालने की आदत होती है, या लिबरल कहते हैं या मौलवी कहते हैं, हमारा दोनों तरह समझ नहीं आ रहा होता ना, बिकॉज़ वी बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एज वेल, समटाइम्स पुटिंग अप एन एक्सेंट एज वेल, और यहाँ पर इस्तिलाहात भी चल रही है, दलालत नस क्या होती है, इशारत नस क्या होती है, तो ये खेलकूद करना आसान काम नहीं है। तो जो इधर के होते हैं वो उधर से फारिग होते हैं, जो उधर के जो थोड़ा सा इस रास्ते पे चलते हैं कि जी हमें मगरबी तालीम को इस्लामी तालीम के साथ मिक्स करनी होती है, वो इस्लाम का बहुत कुछ उड़ा देते। तो ये बैलेंस करना आसान काम नहीं था मेरे लिए। इसमें कितने कितने बड़े बड़े लोग जो इल्म वाले थे वो गुमराह हो गए। तो आज भी अपने लिए दुआ मांगता हूँ कि हिफाजत है, लेकिन ब्रांड तो रखा है ना बना के, इंडस्ट्री में है, सिस्टम में है। अभी आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सऊदीया के अंदर काम कर रहे हैं, और कितने मुल्कों में मेरा काम चल रहा होगा। तो उसके साथ बनाते बनाते जो मेरे साथ पैड़ी हुई, जो मेरे साथ ये 10 साल में हुआ ना, आज मैं किसी भी कंपनी में जाके, भाई रिटेंशन एक इशू है ना कॉर्पोरेट्स का, कि भाई हमारे पास एम्प्लॉयज आते हैं भाग जाते हैं। एक इस्लामी इंस्टीट्यूट को और एक इस्लामी तहरीक को रिटेंशन का सबसे बड़ा सामना पेश करने पड़ता है कि लोग हमें आना ही नहीं चाहते, तो रोकें कैसे उसको। और फिर उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं दे रहा हूं कि आ और आके आलिम दीन बन जा, और वो करे। तो इसके अंदर इतने लोग भागे हैं हमारे से। आज हम बैठ के किसी कंपनी को, 1000 लोगों की कंपनी और 5000 लोगों की कंपनी, आराम से बैठ के खा जाएंगे उसको, बैठ के तेरे तू तो पैसे दे रहा है, तुम्हारी कंपनी तो पैसे दे रही है, तो फिर भी नहीं रोक पा रहा। मैं तो अल्लाह के नाम पे पुकार रहा हूं, तो उसको तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं देख रहा, जब तक कि वो 40-50 का बुढ़ा नहीं हो जाता आगे से। फिर भी अगर हमने लोग बचा, टीम बनाई है, लोग रखे हैं, एमबीए सारे बैठे हैं मेरे साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी मेरे सामने बैठा हुआ है यहाँ पर, जो मेरा सेशन चला रहा था, किसी ना किसी तरीके से तो अचीव किया होगा ना। तो उसमें मैंने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कैसे यूज किए, नेचुरल एलिमेंट्स कैसे यूज किए, सैलरीज रखी नहीं रखी, किस तरह किया। पब्लिक में मैंने आज तक फंड ही नहीं मांगा, कभी जिंदगी में भीख ही नहीं मांगी ये वाली। क्यों? हम क्यों चाहेंगे दीन का टैका हल्का हो जाए कहीं पर। तो किस तरह ये अरेंज होता है जी, ये किस तरह आपके 1.52 मिलियन के फंड्स कैसे पूरे, किस तरह किया होगा। तो उसके अंदर वो जो दिमाग चला है ना, वो महारत अल्लाह ने, अल्लाह की रहमत से इतनी दे दी है। आप किसी भी काम में बिठाएंगे, अक्सर लोग हमें दावत भी इसी चीज की देते हैं कि शेख साहब आप आके बताएं जी क्या नहीं बोलना, और ये क्या नहीं करना, और ये क्या गलत हो रहा है। वो और बात है कि जरा दीनदार आदमी से क्रिटिकल एनालिसिस कराते हुए लोगों को थोड़ा सा जरा ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन एंड के अंदर लोहा तो लोहा मनवाएगा ना अपना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं किसी फील्ड में रख के ना मार खा ले मेरे भाई। 7-8 साल मैं बहुओं को कह रहा हूं, अगर बहुएं बैठी हुई है ना यहाँ पर, सास के नीचे 10 साल मार खा ले बेटा। आगे जब तेरा घर बनेगा ना, तो तुझे पता होगा कि तेरी सास ने कैसे बर्बाद किया था अपना घर। लेकिन तू पहले 2 साल के अंदर ही डिमांड करेगी ना, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, मेरा अपना घर चाहिए, और सास के नीचे बैठ के ग्राइंड नहीं होना, तो पुत्र तेरे कार के अंदर ना फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम होंगे। जब तुझे ये तमीज नहीं होगी ना कि गिलास के अंदर अगर पानी के कतरे रह जाएं, तो लोगों को ये कल्चरली कराहियत में कंसिडर किया जाता है। जब तू, तेरी मासी ने टाकी मारनी है गिलास के अंदर और बदबू रह जाएगी ना उसके अंदर, तो लोग कहेंगे इसको वल तमीज नहीं है, किसी सास के अंदर इसने काम नहीं किया हुआ। तो ये जो फौरन औरतों को निकलने का होता है ना, कि मैं निकल जाऊं अपने बंदे को लेके, नहीं भाई, सिस्टम में रहें, 6-5 साल लगाएं किसी घर के अंदर, फिर इंडिपेंडेंट रहे, वल तो सीखें। आपको जब, क्योंकि उसने जो सीखा है तो उसका तो एक्सट्रैक्ट करें, या अपनी माँ से सीख के आ जाए, और आपको वाकई वो चीजें आती होंगी। लेकिन फिर भी आपकी सास कैसे हैंडल करती है, किस तरह गेस्ट को हैंडल करते हैं, किस तरह खाना पेश करते हैं, ये लोग नोट नहीं करते माशरे के अंदर। अब आप कहें जी इस्लाम कल्चर को खाते में नहीं लेता, मैंने आपको पकोड़े ऐसे भी दे दिए तो आप नीयत का एतबार करें, तो क्या कल्चरल पैकेजिंग कुछ नहीं होती शरीयत के अंदर? एक चीज को प्रेजेंट करने का तरीका भी होता है, एक चीज को सामने रखने का तरीका भी होता है। और आप सल्लम से बड़ा सलीके वाला कैसे हो सकता है? प्रेजेंटेशन मैटर्स सो मच इनटू इस्लामिक पर्सपेक्टिव। तो पॉइंट मेरा यहां पर ये है, किसी सिस्टम में मार खाएं। और आज मुसलमानों का सबसे बड़ा इशू ये कि मार ही नहीं खाना चाहते। ये कहते हैं डायरेक्ट चौधरी बना दो हमें। ऐसे नहीं होता भाईजान। गोरे ने आपके नीचे, मगरबी लोगों ने आपके नीचे लग के, आपके थल्ले बैठ के 100-100 साल, 1-1 सदियां आपका लोटा उठाया है, आपकी गालियां खाई हैं, आपसे मेडिसिन, आपसे इल्म लिए, और फिर जाके अपने इलाकों में काम करके फिर कहीं उन्होंने मेहनतें कर 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 करके फिर ऊपर बैठे हैं वो आपके आके। हमारे माशाल्लाह मिजाज आज भी देख लें। महा तो चले, आप उम्मत को छोड़ें, उम्मत के मसाइल तो बड़े मसाइल हैं, छोड़ें, अपनी जिंदगी बेहतर कर ले इंसान बहुत है भाईजान। टाइम लगाओ कहीं पर, टाइम लगाओगे ना तो वो दिमाग खुलेगा आगे से। कोई हमसे पूछे ना, यार आपने क्या बर्बाद किया जो आप यहाँ बैठ के इतनी हाँ करें, कि
इससे पहले एक इदारा था, उससे पहले भी एक इदारा, कितने इदारे बर्बाद करके हम आज इदारा बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक इंस्टीट्यूट नहीं था कि डायरेक्ट पहली हिट के अंदर ही मिदरार हिट लग गया, पहले इससे भी इंस्टीट्यूट, उससे पहले भी काम किए, कितने इदारों में पहले खुद काम किया हुआ, पढ़ा हुआ है, लोगों को देखा, उलमा को देखा, 17 साल फील्ड में लगे हुए। तो फिर आज भी जाके मैं अपनी राय देते हुए कहीं हिचकिचाता हूँ कि यार पता नहीं इतने बड़े बड़े लोग सिस्टम में बैठे हैं, मेरे ऐसे की औकात क्या है इस टाइम। तो खामोशी अपनाएं, काम करें, महारत लेके आए किसी भी फील्ड से ना। जब लॉक्स खुल जाएंगे ना, आप कोई भी काम में हाथ डालेंगे ना, आपको वल ऐसा सॉलिड वल आ जाएगा ना, आपको कभी मारनी पड़ेगी। और आज जो भी मैंने बातें आपके साथ की वो मेरे दिल का, मेरा तजर्बा था, मेरा एक्सपीरियंस था। अल्लाह भी आपको कामयाबियां अता फरमाए। जो गलतियां भाई हुई होंगी वो मेरे से होंगी, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। और आपके कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप इट वॉज अ बेनिफिशियल सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी इन बातों से मैंने ये झाड़ना नहीं मकसूद था कि जी मैं कोई बड़ी चीज हूँ, मकसद यही था कि आप लोग अपनी जिंदगी में कहीं पहुंचे, आपकी सल्तनतें बनेंगी तो भाईजान हमारी सल्तनतें बनेंगी, हम खुश होकर कहेंगे कि हमारे हमारे लोग पहुंच गए कहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शेख आतिफ अहमद का। तो अब हम Q&A इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मैं बस मुख्तसर Q&A गाइडलाइंस शेयर कर दूँ सबके साथ। अपना हाथ रेस कर लें पार्टिसिपेंट विंडो में, जिन्होंने क्वेश्चन रेस करने, हम सीक्वेंस में जिन्होंने पहले रेस किया उनको मौका देंगे। अपने जो सवाल हैं वो मुख्तसर लाइव रखें। Q&A होगा? जी 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 शेख, लाइव Q&A है। चलें, अच्छा है। जी, अपने सवालात मुख्तसर रखें, कोई भी सवाल 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पहले मैं समझा दूं भाई, ना मुझे सवाल लेंथी समझाइएगा, ना सवाल का बैकग्राउंड बताइएगा। 15-16 साल फील्ड में लगे हैं, आपका एक लफ्ज सुनूंगा ना तो मुझे समझ में आ जाएगी। कम टू द पॉइंट एंड आस्क द क्वेश्चन। डाउट क्या होता है, डाउट समझाना नहीं शुरू कर दीजिएगा सवाल के अंदर, ये मेरी रिक्वेस्ट है, वरना लोगों का वक्त जाएगा। कीमती लोग बैठे हैं, उनके अपने मसाइल होंगे। प्लीज कम ओनली डिस्कस द पॉइंट, द क्वेश्चन, डोंट से एनीथिंग एल्स अदर देन दैट। इंशाल्लाह कवर हो जाएगा उसके। जज़ाकल्लाह खैर शेख। और मैं माइक अनम्यूट कर दूंगा एज पर सीक्वेंस। शेख, जिन लोगों ने अपने लेक्चर नोट सबमिट किए थे, हमने इनको प्रायोरिटी दी है। तो इन्हीं में एक हमारी बहन है जो कि क्वेश्चन नहीं करना चाह रही थी ऑनलाइन लाइव, तो उन्होंने मुझे भेजा लिख के, तो मैं पूछें जी, फर्स्ट। सवाल जी पूछें। जी मेरी बहन, आपकी भी बहन है, मेरी पहले बहन है जी वो। जी शेख, सवाल ये है पहला कि फैमिली मेंबर कोई एक है जो ट्रबल मेकर है, और एक से दो दफ़ा वो ट्रबल किया उसने और उन्होंने वो माफ़ कर दिया उसको, लेकिन बार बार वो ट्रबल कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें। और दूसरा सवाल शेख ये है कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसी की जाए। अगर किसी के अंदर एक ऐसी आदत है कि वो बहुत जल्दी दूसरों पे एतमाद कर लेता है और फिर बाद में नुकसान उठाता है, तो वो अपनी इस आदत को कैसे सही करे। पहला तो जो है ना, ये ट्रबल मेकर वाला जो है ना, ये बहुत ही खुला सवाल है, इसको स्पेसिफिक करना चाहिए इस बहन को। क्योंकि ट्रबल मेकिंग किस टाइप की है, कौन कर रहा है, बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, ये इतना तो कम से कम इन्हें बताना चाहिए था। अगर वो बैठी हैं तो वो बताएं, थोड़ा स्पेसिफिक करके बताएं कि किस नौयत का रिश्ता तंग कर रहा है, फिर हम बताएंगे। अगर बाप तंग कर रहा है तो उसको अलहदा डील करेंगे, भाई कर रहा है अलहदा तंग करेंगे, हस्बैंड कर रहा है अलहदा करेंगे। दूसरे पे आते हैं जरा कि दोस्त जो है कैसे बनाया जाए। आहा, तुसी उन सवाल कीते ना टाइट किस्म का। सबसे पहली बात यह है, मुझे किसी ने, बड़े गहरे दोस्त ने ये बात की थी कि जिंदगी के अंदर अगर कोई चीज तुम्हारे साथ एंड में खड़ी होगी ना, आर गोइंग टू बी योर ओन टू लेग्स, तेरी सिर्फ दो टांगे होंगी जो तेरे साथ एंड तक खड़ी रहेंगी। तो सबसे अच्छा दोस्त अल्लाह को बनाना चाहिए, और अल्लाह के बाद अगर इंसान को अपने इर्द गिर्द को दें तो सबसे अच्छी दोस्त अपनी दो टांगे होती हैं। हैव द बेस्ट फ्रेंडशिप विद योर ओन टू लेग्स, क्योंकि इसने ही तुझे खड़ा रखना है मेरे भाई और मेरी बहन, और कोई नहीं होगा साथ में। दूसरी बात, उसमें अगर तुझे अपनी जिंदगी में अपना अबू बकर और उमर मिल जाए ना तो ये बड़ी गनीमत है। तो क्या चीज देखनी चाहिए, दोस्त हमेशा वो होना चाहिए मेरी नजर में कि नौयतें भी डिफरेंट होनी चाहिए। कुछ दोस्त आप रखें जो सिर्फ आपकी फ्रस्ट्रेशन सुनने वाले हैं। एक पार्टी अपनी लाइफ में रखें जो जब आपको, अब मैं हूं ना, आपको क्या लगता है मुझे वेंट आउट होने की जरूरत नहीं है, मेरे पे कम बोझ है। और आप सबको छोड़ें, हम तो आपने देखा होगा लाइव में आते हैं हमारे साथ तो वो दूसरी मखलूक आ जाती है तंग करने के लिए। हमें तो इंसान क्या बदमाशी करेंगे, हमारे साथ तो ये जिन नहीं हमारा पीछा छोड़ते। तो आपको क्या लगता है हम पे कम प्रेशर होगा? और जितने दुनिया में बड़े लोग काम कर रहे हैं उन पे कम जिनों के प्रेशर होते होंगे। तो एक कभी कभी इंसान का दिल क्या अगर आप लोगों के आगे फटेंगे, वेंट आउट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, आपकी बातों के अंदर वो नेगेटिविटी फील्ड होगी, लोग नोट करना शुरू कर देंगे, अच्छा यहाँ से कच्चा है ये, यहाँ से वल्नरेबल है, दे स्टार्ट राइटिंग यू डाउन।
हालांकि आप अंदाजा लगाएं कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग एंड दिखाना होता है मार्केट के अंदर, पब्लिक के अंदर, इसलिए तो उमरा और तवाफ के अंदर पहले 3 चक्कर में तकब्बुर जायज हो गया, हलाल हराम चीज हलाल हो गई, क्यों? ताकि मसल दिखाया जाए कि हम हल्के नहीं है। तो आपको कुछ लोग ऐसे लाइफ में चाहिए होते हैं, उनसे और कुछ आप ना मांगे मगर वो आपको सुन लें, सिर्फ एक दोस्ती का ये एस्पेक्ट होता है। तो कुछ अच्छे ऐसे लोग मिल जाए ना जो सुन लें सिर्फ आपको, बड़ी बात। कुछ होते हैं जो सुन के आपको अच्छी बात कर दें, ये भी अगर किसी में सिफत हो जाए तो बड़ी बात है। तीसरी बात क्या होती है कि यार कोई जब भी मशवरा दे सके ना, अगर अच्छा, ये दोस्त अच्छा होना चाहिए, मशवरा दे सके जब भी हो। चौथा, मैं समझता हूं जो दोस्ती का सबसे दुख सुख कर लें आप उसके साथ, कुछ ये दुख सुख पंजाबी का लफ्ज है या उर्दू का लफ्ज है पता नहीं, दुख सुख कर सके वो आपके साथ कर ले, आप उसके साथ, इससे ज्यादा का कोई लेना देना, वो अपनी जंग आपकी अपनी जंग। पांचवा अगर एलिमेंट किसी के अंदर देखना हो दोस्ती कराने के लिए, वो आपकी तनकीद कर सके, कह सके यार आतिफ ये तेरी बात ठीक नहीं है, बुरा ना मानी लेकिन बात ठीक नहीं है, मतलब गुड क्रिटिकल एनालिसिस दोस्त का अच्छा। नंबर 6 जो है वो ये सारे एलिमेंट्स अगर उसमें है तो मतलब मजाक मजूक तो अच्छा, वैसे मतलब मजाक मस्ती तफरी तो वैसे बन ही जाती, लेकिन सिर्फ एक आदमी शुगल अच्छा लगाता है मगर 5 जगहों के ऊपर खाली है, जो मैंने 5 बातें बयान की है, ना मशवरा दे सकता है, ना तनकीद अच्छी कर सकता है, ना सिर्फ चिल करा सकता है, मगर चिल के साथ और कोई एलिमेंट नहीं, तो भाईजान ये मरवा देंगे आपको। ये रखें, महीने हफ्ते में एक आध दफा इनके पास भी चले जाएं, लेकिन ये क्वालिटीज देखेंगे, वो आपको मशवरा अच्छा दे सके, सुन सके, आपको वेंट आउट करा सके, फ्रस्ट्रेशन निकाल सके आपकी, और सबसे बड़ी बात ये बोझ ना हो आपके। वो दोस्ती जो बोझ बन जाए ना, बोझ पता कब बनती है? जब मफाद आते हैं बीच में, बे लॉस होनी चाहिए भाई, आप उससे मिले कोई लॉस ना, वो आपसे मिले कोई। हाँ, और बीच में अगर कहीं छोटा मोटा मफाद आ भी जाता है देन फाइन। जज़ाकल्लाह। जी अरीहा नदीम, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं, मैंने माइक ऑन कर दिया। जी अरीहा नदीम, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर, किसी अच्छी बात को आपने आदत कैसे बनाया जाए? अच्छे काम को कर करके, और किसी बुरी आदत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? ना कर करके। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आदत जो है ना कर करके बनती है। आदत कर करके क्या बनती है ये सवाल करती ना बहन, तो मजा आता। आदत को बार बार कर करके क्या बनता है पता है? पता है आदत बार बार करके क्या बनती है? आदत बार बार कर करके फितरत बनती है। बार बार करके आदत बनती है, और आदत को बार बार कर करके ना फितरत बन जाती है इंसान की। बार बार करती रही हो या बार बार करते रहे हैं तो फितरत बन गई ना, वो चाहे बुरी थी या अच्छी। तो बार बार नहीं कर करके वो निकलेगी, और बार बार कर करके वो फितरत का हिस्सा बनी। आदत जब फितरत बन जाती है ना, तो वो नेचुरल इंजन का पार्ट बन जाती है। आप ना भी चाहेंगे ना, हाथ सीधे पानी गिलास सीधे हाथ से ही उठाएगा। ये अब आदत नहीं है, फितरत का हिस्सा बन चुका है कि उल्टे हाथ से मैं पी ही नहीं सकता। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। जी हुमैरा यास्मीन, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, प्लीज क्वेश्चन करें शेख से। जी हुमैरा यास्मीन, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर सकती हैं शेख से। चलिए, इनको फिर बाद में देख लेंगे। जी मरियम मसूद, जी मरियम मसूद, मैं आपका माइक ऑन कर दिया, आप प्लीज क्वेश्चन करें शेख से। माइक मैंने आपका ऑन कर दिया, आप इधर जी जी करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आपने कर तो मैंने बेटा रिपीट करें, आवाज नहीं आ रही मुझे। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे आप थोड़ा सा भी चेंज लेके आते हैं तो वो बहुत वाज़ेह होने लग जाता है और सारे आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो उस चीज को कैसे, उस सिचुएशन को टैकल किया जाए? बेटा वो थोड़ा सा चेंज भी जो लेके आना होता है ना, उसके अंदर बड़े बड़े चेंज, थोड़ा बड़े का मैटर नहीं होता। किस चीज को हिलाया जा रहा है वो बड़ी है या छोटी नहीं। छोटा सा चेंज भी अगर किसी बड़े हाथी के साथ करोगे तो वो तो सूंड मारेगा आगे से। इसलिए इसका इसका रेसिपी, इंकलाब की रेसिपी ये है कि चेंज करना ही कुछ नहीं। मुश्किल जुमला है समझना। इंकलाब का पहली रेसिपी ये है कि आपने कुछ नहीं बदलना। क्यों? अगर ये बात तो
ये बात तो तय्युन हुई है कि नबियों को अगर मुखालफत आई है तो पुत्र तुझे भी आएगी, मुझे भी आएगी। क्या चीज है जो उसके साथ फाइट करके रिटेन करके अपना लोहा मनवाती है? आपका अपना आप। अब अगर आप में चेंज आया है, पहले अपने चेंज को उस पहाड़ तक लेके जा, फिर उसके साथ 5% 10% का छेड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन ये आयत नहीं उतरी थी, वारिज़ अनिल मुशरिकीन है, फस्दा बेमा तुमर। ये पहले दिन नहीं आई फस्दा बेमा तुमर, ये 5-6 साल बाद आई है। और वो जो पहाड़ी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सबा का नारा लगाया, वो भी 4-5 सालों बाद लगाया मेरे ख्याल से। पहले तो सिर्फ जो ना वो हल्का फुल्का फैमिली में पहले दावत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और खाने की दावत के ऊपर ना इसने, ये अबू जहल था या पता नहीं कौन था, इसने जो ना आगे से जो ना वो लुच डाल दी, वहां पे उठ के चला गया वहां से। फिर दूसरी दावत की आपने, फिर ये शॉर्ट हल्के हल्के बकाम चल रहा था, हल्का हल्का बिल्कुल स्लाइड स्पॉटिंग, आप स्लाइड स्पॉट जा रहा था यहाँ से। और उसके अंदर भी कोई ज्यादा बड़ी पूरी की पूरी मैकन सोसाइटी चैलेंज नहीं किया आपने, सिर्फ तौहीद के इशू को आपने उठाया वहां पर, मगर आपके लिबास भी ठीक नहीं है, आपके रिवाज भी ठीक नहीं है, आपका कल्चर भी ठीक नहीं। ये पहले दिन चैलेंज नहीं हुआ, ये तो मदीने में जाके चैलेंज हुआ कहीं। तो छोटी बात रखते हैं, पॉइंट की बात रखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को पहले एतमाद में लेते हैं कि भाई मेरे अंदर जो चेंज आया ना उसके साथ मैं तुम लोगों को बर्बाद नहीं कर रहा। लोगों के पहले से सेंसर्स ऑन होते हैं, लेकिन जैसे ही दाढ़ी थोड़ी सी लंबी, जैसे थोड़ा सा हिजाब आया, जैसे थोड़े से 4 दर्स नहीं सुने, वो फौरन जो आता है ना चेंज, लोगों के दिल में आता है हाँ भाई अब इस टाइम पे जबरदस्त खिलाफत मूवमेंट ऑन हो जाएगी घर के अंदर। तो ये करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज स्टे काम। मेरा पूछे, स्टे काम, खामोश रहें। मैंने जितनी जगहों के ऊपर मेरे लोग यहाँ पे बदले हैं, मैंने कहा भाई बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेट देम एक्सप्लोर यू, उन्हें अपने आप को एक्सप्लोर करने दें। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको बता रहा हूँ, वो खुद पूछ लेंगे बेटा तुम्हारा क्या राय है इसके अंदर। और अच्छा जब मौका मिले ना तो कम बात करनी है, ज्यादा। दीनदार लोगों की ना एक बड़ी बीमारी पता क्या होती है, इतनी सी बात होती है ना, मैं अपनी बात हूँ एडा लंबा दर्स, ये करने की जरूरत नहीं है। छोटी बात की, टू द पॉइंट की, और लोगों को ये बताना है, कैरेक्टर दिखाना है, और मैं अपनी जिंदगी से कंसर्न हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से जब रखते हैं ना, तो वो खुद फिर एक टाइम पर फैमिली का जो है ना रुझान शुरू हो जाता है कि यार बड़ा रीजनेबल आदमी है, बड़ी रीजनेबल है बड़ी समझदार, तो इसको बुला लेते हैं खाते में। फिर अगर वो बुलाए ना तो फौरन एक्साइटेड नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता करके तूने लोगों के माइंड को ना ब्रेन सैबोटाज करके अपने उसके अंदर लेके आना कि भाई मैं हूं। और एक टाइम पर आएगा लोग तुझसे मशवरे लेंगे, फिर उसमें कड़वी बात तुम आहिस्ता आहिस्ता कर देना कि जी मुझे एक टाइम पर ये लगता था बोली। अच्छा जब तुम लेट बोलोगी ना उस पर भी वो कहेंगे यार बड़ा हौसला है यार कि इसने 5 साल हमारी बात बर्दाश्त करके रखी। ये अखलाक ना लोगों को इंप्रेस बड़ा करते हैं ना। पहले दिन जाके जो बम मारना ना तुसी होना उत्ते, ये बात नहीं चलेगी। गो स्लो बेटा, वो छोटा सा भी जो छेड़ना है ना, तो छोटा छेड़ने में भी ना शेर की पूछल पे जाके ना पिन नहीं चुबा देते। शेर जाग जाएगा ना तो खत्म हो जाएगा। छोटा छोटा छोटा, छोटे से मुराद छोटे से ही काम करना है, और फिर किसी बड़े को छेड़ेंगे बाद में जाके। दैट्स हाउ चेंज इज ब्रॉट। जी हुमैरा यास्मीन, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, आप शेर से सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम बहन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कुछ तो कैसे होते हैं जो आपको अल्लाह की तरफ लेकर आते हैं, कुछ दुख लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा दुख था जो आपको उस जिंदगी से इस जिंदगी की तरफ ले आया। आपकी कुछ जिंदगी के बारे में कहानी सुनना चाहती हूँ। पूरे पाकिस्तान का सवाल है कि शेख आतिफ ने आज तक अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी नहीं सुनाई। पहला इसका वजह यह है कि जी मैं अपनी कहानी का कभी भी हीरो नहीं था, मेरी पूरी कौम थी, मेरे लोग थे, सिस्टम था, उम्मत थी। दूसरी बात ये नोबडी नोस हाउ आई हैव चेंज्ड, किस तरह हुआ क्या नहीं हुआ, इसको मैंने रखा हुआ है अपनी आगे की जिंदगी के अंदर। जब मेरा कंटेंट खत्म हो जाएगा ना तो फिर कभी सुना दूंगा। तीसरी मेरा एक मसला यहाँ पर यह है कि ये मैं जरूर आपको कह देता हूं, अगर आपने पूछा कि वो चेंज कैसे आया था, वो एक दिन में नहीं आया था। वो बिल्ड होने के अंदर एक नहीं 3-4 बड़े इवेंट्स थे, फिर और बड़े इवेंट्स थे। लेकिन मैंने आज तक ये कहानी सुनाई नहीं कि भाई हाउ डिड आई चेंज, बिकॉज इट डजंट मैटर। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरे एक चेंज के ऊपर मैं बात करके क्या बात करूंगा। हाँ उसके साथ यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या हुआ उससे हम सिखा देते हैं, उसूल पढ़ा देते हैं, बट मेरे साथ भी वही हुआ होगा जो हर किसी के साथ हुआ। और मेरी बहन जिसने सवाल किया है, तुम्हारे साथ भी वही हुआ था जो मेरे साथ हुआ था। आप भी हार्ड थिक माइंडेड थे, मैं भी हार्ड थिक हेड था। तो बहरहाल अल्लाह ने तौफीक दी और वो हुआ। लेकिन वो क्या इवेंट्स था, कभी
मैंने इसको कौम को नहीं सुना। पाकिस्तान के अंदर बहरहाल डिमांड बहुत ज्यादा ये कि पीपल वांट टू नो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, जो इतना इतना क्या हो गया। बहुत से लोग मेरे पुराने यारों के अंदर पूछते हैं कि इतना क्या हुआ था जो तू इतना आगे निकल गया इस फील्ड में। तो बहरहाल कहते हैं जो जितने खराब होते हैं ना वो ठीक भी फिर उतने टक्कर के हो जाते हैं। इससे ज्यादा मैं कहूंगा नहीं इसके ऊपर। बहरहाल आप लगी रहे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी चेंज देगा और हो गया, आप अच्छे इंसान हैं, चेंज ही हैं। जी मरियम मसूद, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, आप शेख से सवाल कर सकती हैं। जी माइक ऑन करें मरियम मसूद जी। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि जब भी हम ऐसा करें जो दूसरे इतना ना। बेटा माइक पास कर, बेटा माइक पास कर अपने। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि मुझे ये प्रॉब्लम। आई कांट हेयर यू बेटा, आई कांट हेयर, आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ सर अब आवाज। हाँ ठीक है। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि मुझे दीन सीखते दौरान ये चीज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे गरूर आ रहा है कि मुझे ज्यादा इल्म है, दूसरे मैं जन्नत में पहले जाऊंगी। मैं ये करना नहीं चाहती लेकिन ज़हन में ये बात आती है। तो इस चीज को कैसे खत्म कर दे बंदा अपने आप से। एक सवाल पूछ लूं? एक सवाल पूछना है आपसे मैंने, माइक बंद नहीं करिएगा। जी आपका उस्ताद है कोई, आप खुद सेल्फ स्टडी कर रही हैं? सर नहीं, कोई भी नहीं है, तो खुद ही कर रहे हैं। बस मेरा जवाब आपको मिल गया मेरे ख्याल। किसी सर उस्ताद से कोशिश कर आप किसी उस्ताद से इल्म पढ़ेंगे ना, किसी मेंटर, किसी उस्ताद, किसी, तो वो ये चीजें निकालेगा आपके अंदर। ये जो खुद पढ़ा हुआ इल्म होता है ना, इसकी सेल्फ स्टडी का सबसे पहला नुकसान ही होता है, ये शैतान इंसान को ना ये बनाता है। दूसरा ये है, कभी बैठे ना फिर हमारे साथ दो बैठक लगाते हैं और आपके इल्म का जायजा ले लेते हैं, आप मेरे इल्म का जायजा ले, बैठक लगेगी तो पता है किसी अपने से बड़े कदावर आदमी के साथ बैठेंगे तो इंसान को अपनी औकात का पता चल जाता है। मैंने तो अपने असातिज़ा के सामने कभी जुम्मा नहीं पढ़ाया डर के मारे कि कोई गलती ना निकल आए, ज़ेर ज़बर पेश की। तीसरा, इल्म सीखा, जिस हदीस में आता है जिसने इल्म सीखा उलमा को जलील करने के लिए, लोगों को नीचे लगाने के लिए, थल्ले लगाने के लिए, ये इल्म वबाल है। चौथा, शैतान का इल्म था, तज़किया नफ्स नहीं था उसके अंदर, इसलिए तो उसने चैलेंज कर दिया आगे से इतनी बड़ी बेंच को कि जी अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। तो बेटा इल्म आपने अगर सीखा है, लोगों की इल्म सीख अपने आप को अल्लाह के आगे आजिज़ बनाने के लिए। अगर हाँ ऑब्वियसली अब हमारे अंदर नहीं है। एक महफिल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं दुनिया में हर मुनाजरा जीत सकता हूँ, सिर्फ जाहिल से नहीं जीत सकता। लेकिन इतना यहाँ पे तो किसी को बिस्मिल्लाह का तर्जुमा आता है वो चौधरी हो जाता है आगे से। तो कुरान का असल इल्म, आलिम असल में वो होता है जो कंटेन कर सके। आप सोच भी नहीं सकते, हम आपके साथ बात करते हैं, नुकात निकलते हैं, इतनी गहरी बहसें खुल जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखें एक डर जरूर लगा रहता है कि यार कोई मुंह से ऐसा कलमा ना निकल जाए, ये मेरे बाप दादा की विरासत जगीर नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ऐਵੇਂ कोई अपनी तरफ से मेरा जुमला, डर, ये डर, ये इल्म जो है ना ये नंगी तलवार है बेटा, ये बर्बाद कर दे इंसान को। ये इल्म से बड़ा दुश्मन नहीं होता कोई, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। और मैं आपको एक किताब बताऊंगा, वो पढ़ना शुरू कर दो, तिल्बीस इबलीस इमाम इब्न जोजी की। उस किताब में द ट्रिक्स ऑफ द डेविल, शैतान के हथकंडे उलमा पे कैसे चले उसके ऊपर किताब है वो, कि आम आदमी को शैतान ने कैसे ढेर किया, ये उस पर किताब नहीं। आप तिल्बीस इबलीस पढ़ा, बड़े बड़े कदावर लोग स्लिप हो गए कैसे, वो पढ़िएगा उसके अंदर। तो ये मसाइल हैं, बाकी किसी उस्ताद से पढ़ें। बगैर उस्ताद का इल्म जो होता है ना वो बड़ा मुतकब्बिर हो जाता है एक वक्त पे आके। उस्ताद से पढ़ें, उस्ताद की मार, उस्ताद का लोटा, उस्ताद की खिदमत, उस्ताद का नाराजगी, उस्ताद की डांट, ये जिसने नहीं खाई ना वो आज मैंने देखी नहीं वैसे आज तक किसी की। जी हुमैरा यास्मीन जी क्वेश्चन करें, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। जी हुमैरा यास्मीन क्वेश्चन करें शेख से। जी अनम्यूट कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बहन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे अगर मतलब आउट ऑफ प्रोविंस हैं हम, ठीक है, तो पर्सनली आपसे कुछ
कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो क्या तरीका है? ताज़ीम, आप ये हमारे इदारे के अंदर है, तो ताज़ीम आप अपना, बल्कि मेरे ख्याल से जो है ये शिराज भाई आप बता जी दें बिल्कुल तो शेख, मैं इनके साथ कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा। ताहा जी मेरा प्राइवेट काउंसलिंग टाइम वैसे अब तो मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर किसी की है कोई तो मैं देख लूंगा उसमें अगर कोई टाइम निकला, वरना मेरे इदारे में और भी असातिज़ा हैं जो टाइम देते हैं, जो आपका मसला होगा उधर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अदारे में मैंने सारे लोगों से कहा है कि मुझे आपसे बात करनी है, कोई भी नहीं करवाता, सब कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। चलें जी, इसकी भी एक वजह जरूर ये होती है कि मैं, अब वो जमाना अच्छा था जब मैं गुमनाम था। ये शोहरत जो होती है ना, ये इस तरह का फितना होती है कि 50,000 किस्म की फटीकें होती हैं, उसमें फिर मेरा मूड होता है। मैं देखें आपको एक बात बताऊं, मेरा मसला है कि मैं बात करता हूँ ना, मैं मूड में आके करता हूँ, मेरा पढ़ाने का मूड, ये तो मैंने पीपीएफ वालों से 6 की कमिटमेंट कर ली, लेकिन आज मेरा लेक्चर देने का मूड नहीं था, मैं थका हुआ बहुत था मेंटली, तो मैंने अपने वादे को पूरा कर दिया। मेरा मूड होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, मेरा मूड होगा मैं लेक्चर दूंगा। मैंने लम्स का लेक्चर नहीं इस बार लिया, मेरा मूड नहीं होगा मैं नहीं करता। तो मेरे 50 मसले होते हैं इस तरीके से, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं है मशहूर होने का कि हर महीने मेरी क्लिप आए, हर हफ्ते मेरी क्लिप आए मुझे, तो इस वजह से भी कभी हो जाता है, कभी वो मेरी सहूलत। अभी 2.5 महीने से किसी को नहीं पता मैं बेड रेस्ट पे था, किसी को मेरी बीमारी का नहीं पता था, इसलिए एक पूरा बोर्ड ही बंद कर दिया गया था कि जी मैं बहुत सख्त एक प्रॉब्लम से, मैं एक हेल्थ इशू से मैं गुजरा हुआ था। बाकी इंशाल्लाह ताला आप अपनी क्वेरी भेजें और अपना फिर से रजिस्टर करें। आपका नाम जो भी है हुमैरा यास्मीन है, तो आपको मैं देखता हूँ इंशाल्लाह ताला, टाइम देते हैं आपको। जी तस्लीम अहमद, मैंने आपका अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अखी। सर खुद की नजरों में कैसे उठा जाए सर? खुद की नजरों में कैसे उठा जाए? खुद की नजरों में कैसे उठा जाए? यस सर। मतलब अपनी इज्जत नहीं कर पा रहे आप ये कह रहे हैं, या अपनी लोगों की नजरों में गिर गए या अपनी नजरों में गिर गए? सर दोनों की में, अपनी में और लोगों में। हाँ, अपनी में सर और लोगों की में भी। गलत है। देखें, अपनी नजरों में इंसान अगर अपनी वजह से गिरा है ना, तो ये गिल्ड तो पॉजिटिव है, ये तो उठाएगा। असल में जो आपको तंग कर रहा है ना अपनी नजरों में गिरना है, वो लोगों की नजरों में गिर गए। तो लोगों की नजरों में गिरने की वजह से अगर अपनी नजर में गिर गए तो ये कैरेक्टर की कमजोरी है, क्योंकि आप पब्लिक ओपिनियन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ कोई शख्स चल रहा होता है। भाईजान, अगर आपने दुनिया में बड़े बड़े काम करने होते हैं ना, तो हर वक्त लोगों का ओपिनियन नहीं आपके ऊपर राज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, अपनी नजर में अगर अपनी वजह अंदर गिरे हैं तो ये तो बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है। बड़ी बात है कि इंसान अपने आप के उतने हाई लेवल पे रखता है और फिर गिर गया वहां पे। तो नजरों से गिरना अगर तो मुहासबा और गिल्ट की शक्ल इख्तियार कर रहा है तब तो ठीक है, वो गिल्ट अगर पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है तब तो ठीक है। लेकिन गिल्ट अगर इंसान को डिप्रेशन में लेके जा रहा है, गिल्ट अगर उसकी प्रोडक्टिविटी छोड़ा था भाईजान, ऐसा एहसास ऐसी मलामत और एहसास को इस्लाम कंडेम ही करता है। इस्लाम ने नफ्से लवामा को इस एस्पेक्ट से अच्छा कहा है कि नफ्से लवामा अगर काम करा ले तो उससे, नफ्से लवामा का डिप्रेशन में ले जाए तो ये अच्छा नहीं है। और कैसे अपनी इज्जत कमाई जाए, अपने अंदर खड़ा किया जाए। अल्लाह ने बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने बनाया ही तुझे बड़े कामों के लिए, अल्लाह ने बनाया तुझे सही काम करने के लिए और आला तरीन काम करने के लिए। हमने अपने आप को सुम्मा रददनाहु अस्फला, हमने गिरा लिया आगे से। तो उठाने के तरीकेकार से ये होते हैं कि नहीं, अपनी अल्लाह की नजरों में जो तेरी इज्जत है ना उसको रिगेन कर। अल्लाह शक्ल सूरत हालत इलाके बरादरियां फैमिली पैसा स्टेटस देख के लोगों को देखता है, वलाकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह दिल देख रहा होता है। तो दिल अभी भी अगर उसमें हो, दिल अगर अल्लाह से जुड़ा हुआ है तो उसकी इज्जत तो है अल्लाह के नजदीक। तो इस तरह इंसान उठाता है कि हाँ मैं गलीज हरकतें कर चुका हूं, हाँ मैंने पाप किए, हाँ मैंने गुनाह किए, हाँ मैं अपनी नजरों में गिरा हूं, मगर वो उसमें से उम्मीद का पहलू उठाएगा आपको कि नहीं मैं चेंज करूंगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मैं बना हूं अच्छा इंसान बनने की, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा। लेकिन अगर आपको ये नेगेटिविटी मी तरफ लेके चला जाए तो ये गिल्ट ठीक नहीं है मेरी नजर। जी मोहम्मद शौकत, आप सवाल करें शेख से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। अस्सलाम भाई। आतिफ भाई, मैंने ख्वाब देखा था एक दफ़ा कि मतलब खाना काबा में जो है ना वो एक छुट्टा मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि आप जो है ना वो मिंबर पे चढ़ जाए और वहां चढ़ के खुतबा दें, क्योंकि इमाम साहब आ नहीं रहे, देर हो गई है।
तो मैं वहाँ चला गया और मैंने ऊपर जाके जो है वो मेरे देखते देखते जो है वो खाना काबा का पूरा हाल भर गया और काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए, तो मैंने वहाँ पे खुतबा दे दिया। लेकिन अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे दीन पढ़ने का शौक है, तो मैं जॉब करते करते दीन पढ़ूँ और दीन की खिदमत करूँ, या मैं टर्न लेके CSS करूँ और फिर दीन की खिदमत करूँ। अभी मैं 25 साल का हूँ। जज़ाकल्लाह। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एक चीज सेटल कर लेते हैं। देखें, हमारे जैसे पागल दुनिया में हर जगह नहीं होते जिन्होंने सब कुछ जला के जो है ना एक ख्वाब को ही तकमील के लिए। उसमें बहुत छल्ली होता है इंसान, बड़ा बहुत छल्ली होता है इंसान। मैं हर किसी को उस रास्ते पे गाइड नहीं करूंगा। अभी क्या कर लेते हैं, अपना दुनियावी जो भी चल रहा है ना उसको चलने दे। मैं बताता हूँ क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मौत तो आनी है, मगर इसका मतलब ये नहीं अभी आ जानी है। उमर बिन अब्दुल अजीज का एक कॉल यहाँ पर यह भी है कि एक मौत आनी है और एक है कि मैं ऐसे कभी कभी जीता हूँ कि जैसे मैंने पूरा काम करके जाना है अपना। तो एक नीयत यही है कि भाई अल्लाह मुझे देगा 50-60 साल की जिंदगी मैंने काम करना है, तो यू हैव टाइम माशाल्लाह से। दूसरी बात है, बेतूली जमाने लंबे जमानों से चीजें पूरी होती हैं। अभी क्या करते हैं मेरे ख्याल से मेरे भाई, ये अपना CSS कर लो, फैमिली को रिलैक्स करा लो, पैसा घर में आ जाएगा, मुंह बंद हो जाएंगे। जब लोग सिस्टम रिलैक्स हो जाता है ना, तो फिर अपनी ख्वाहिशात 20% 25% शुरू कर लेंगे। अब शौक है, ख्वाब भी देख लिया और ख्वाब भी बहुत पावरफुल ख्वाब देखा है, तो उसकी इन दिनों में इन वक्तों में क्या रखें, याद रखें उस ख्वाब को, याद रखें उसको। मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है। मैं आज 40 का हो गया हूं तकरीबन। मैंने जो रखी हुई है ना माइंड में, जो मैंने करना है मैंने करना है, अगरचे मेरे पास 32 33 34 में हालात नहीं थे करने वाले, लेकिन उसको पकड़ के रखा हुआ है मैंने। करना है, मैंने करना है। जैसे जैसे मुझे अल्लाह तरक्की दे रहा है, मैंने करना है, वो चीज करनी ही करनी है यार हाल में। तो अभी ज्यादा टेंशन इसकी नहीं होनी चाहिए कि मैं कर नहीं पा रहा, ज्यादा इस पे स्ट्रेस है कि मैंने करना है, उसको रोज पकाना है। वो लैला से मजनू से किसी ने पूछा ना, या लैला तो काली थी, तुझे कैसे इतना इश्क हो गया उसके साथ? उसने कहा मजनू की आंख से देख तो तुझे पता लगेगा कितनी कितनी तोप की चीज थी। तो ये जो जुनून होता है ना, ये ग्रेटनेस, जो इंग्लिश का वर्ड है, ग्रेटनेस कम्स आफ्टर थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। तो रोज इसको कि मैं दीन पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा एक दिन, और शायद बैतुल्लाह का इसको रोज पालना सीख। मीनवाइल सिर्फ ये चीज नहीं हो सकती कि मैं इल्म, घर है, फैमिली है, शादी है, बच्चे है, माशरा है, ये नहीं देखना। मुसलमान को ऐसे थोड़ी होते हैं कि आइसोलेटेड सब कुछ बर्बाद करके निकल जाए। ऐसे मसलों के अंदर फिर जो रेजिस्टेंस चाहिए होती है ना, वो आप लोगों के अंदर मुश्किल होगी। मैं जब निकला था ना इस रास्ते में, तो सब किश्तियां जला दी थी, मतलब बिजनेस ही छोड़ दिया वाले साहब का लग गया। तो इतनी वो तीर पड़ेंगे, वो इंसान घबरा जाता है। अगर इतना जिगर है तो आदमी फिर ले छोड़े, फिर बाहर में जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं तो शादी भी की, मैंने तो मौलवियों के घर में शादी कर ली, ऊपर से बिजनेस छोड़ दिया, ऊपर से यहाँ मदरसे में, और ऊपर से 27 साल की एज में यार हाफजा ही कमजोर था, हिफज ही कुछ नहीं होता था। जरा यजरिबु ज़रबन फौवा ज़ारिबन मंसूर आता ही कुछ नहीं था। उसके अंदर मुश्किल था मेरे लिए। फिर कभी मैं लाहौर जा रहा हूँ, कभी फैसलाबाद जा रहा हूँ, कभी कराची जा रहा हूँ, साइकोलॉजी की तबाही लग गई कि मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मेरा घर क्या है। तो ये सारों के बीच के अंदर इंसान के अपना मन। तो अभी क्या करें, घर वालों को रिलैक्स करें, इस करियर को परसू करते रहे। 10% 15% जो टाइम पार्टी मस्ती तफरी बॉयज वगैरह का, लोगों का, लड़कों का होता है ना, वो यहाँ लगाते हैं। 20-25% है। बल्कि मेरे ख्याल से PPF के प्रोग्राम में जो अंडरस्टैंडिंग कुरान चल रहा है ना बेटा, इसी में जुड़ जा आगे से। बाकी नहीं है तो कहीं अपने के साथ हफ्ते में 2 दिन निकाल ले, फिर आहिस्ता 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 वैसे 1-2 साल गुजरेंगे, 1 दिन और बढ़ा लिया, फिर 6-8 महीने में 1 दिन और बढ़ा लिया, और फिर एक साथ करते करते जब दोनों मसल्स चल रहे होंगे ना, तो साइकोलॉजी को सारे मसाइल हैंडल करने की आदत हो जाएगी। बड़ा फटा नहीं खड़ा होगा, बड़ा पंगा नहीं खड़ा होगा, टेंशन नहीं क्रिएट होगी, एंड यू विल स्मूथली गो फर्दर। बड़ा स्विच, यकदम स्विच नहीं मारना, सब लोग इनसिक्योर हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। जी हामिद अली रजा, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, काइंडली। पंखा जरा बंद कर दो, मुझे घर नहीं जाने देना, मुझे लग रहा है आज आप लोगों ने। जी हामिद, क्वेश्चन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप एक डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन लिया और वो जो डिसीजन है वो आप उसको अचीव नहीं कर पाए, जो आपके एम था, अब वो आप 1 साल बाद ही उसे अचीव कर लेते हैं, कर पा सकते हैं, तो इसके लिए क्या बेटर है कि आपको वेट करना चाहिए पूरा 1 साल, या फिर आपको एक मुतबादल, अगर मैंने ऑप्शन अख्तियार कर लिया है तो मुझे उसके साथ मुतबादल ऑप्शन भी साथ चलाना चाहिए? यार 1 साल के अंदर जो ना अरबों की कंपनी बनती है, ना खरबों का सिस्टम बनता है, ना सियासत बनती है, ना सूबाई इलेक्शन जीतता है आदमी, ना वजीर आजम बनता है। 1 साल में क्या होता है? कुछ नहीं होता 1 साल में। 1 साल वेट
और मोहब्बत भी कामिल 1 साल में नहीं होती, और मंगनियों के बाद भी 1 साल 1.5 लग जाते हैं शादियों के। 1 साल अगर वेट करके सक्सेस आ सकती है, व्हाट्स द बिग डील इन इट, लगा दे यार, कुछ नहीं होता। 1 साल अगर बैचलर्स भी डिले हो जाए, 1 साल शादी भी डिले हो जाए, और या 1 साल एक कंपनी भी डिले हो जाए, तो क्या 50 साल की जिंदगी में वो 1 साल रिकवर कर? सवाल ये उस 1 साल में आप क्या करेंगे? वो 1 साल में अगर एक्सपीरियंस आ रहा है, 1 साल के जो लाइफ इज अ लर्निंग, फैसला करके भी एक्सपीरियंस है, फैसला पीछे हट के भी एक्सपीरियंस है। हर वक्त अपने आप को अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो आप फैसला लें ना लें, फेलियर हो सक्सेस हो जीत हो, कुछ नहीं मैटर करता। अगर आप बिल्ड हो रहे हैं तो आप आगे जाके 1 साल कुछ नहीं होता, 12-12 10-10 साल की गेमें होती हैं, कुछ इंसान बनता है। 1 साल वेट करने में कोई मसले की बात नहीं है मेरी नजर में। जी मोमिना सवाल करें शेख से, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बहन। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि एक उस फील्ड की तरफ जाना चाहिए जो जिसमें नेचुरली आपका 60% मसल डेवलप हुआ हो, लेकिन अगर मैं जिस फील्ड में जाना चाह रही हूँ उसमें 5% भी मेरा नहीं हुआ, लेकिन मेहनत से तो मैं वो अचीव कर सकती हूँ ना, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं ना, स्किल ने इतने अजाब से। एज क्या है? 22 22 साल है। और फैमिली कंजर्वेटिव है या लिबरल है? नहीं, कंजर्वेटिव है, नॉर्मल सी है, इतनी कंजर्वेटिव भी नहीं है लेकिन मतलब लिबरल इन्होंने शादी कर देनी है ना 1.5-2-3 सालों के अंदर अंदर। जी। मैं सीएसएस में करना चाह रही हूँ, मसला ये कितना पुश बैक कर लेगी, कितना माशरे से लड़ेगी। मैं वो वाली झूठी दलीलें तो नहीं दूंगा इस टाइम पे कि हाँ ठीक है गो फॉर योर ड्रीम्स, नहीं है ना, अपने फैमिली भी देखनी है, पैसा भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, घर वालों का बैकअप भी चाहिए। तो हम ऐसा पैसा, मैं अगर पैसा, मैंने आपसे कहा ना हमारे जैसे पागल बनने की क्या जरूरत है कि सारा ही जला के लग जाए। लेकिन जब इंसान की साइकोलॉजी के अंदर नहीं इतनी स्ट्रेंथ होती तो लोगों को खाते में रखना पड़ता है, माँ बाप को, फैमिली को। कुछ मैं ये भी नहीं कहता कि टोटल गुलामी कर ले वहां पर। तो पहली बात तो ये है कि एक तो वो फील्ड के अंदर जब बिल्कुल भी कुछ स्टैब्लिश नहीं होगा तो वहां जिल्लतें नहीं होंगी, वहां मार नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अब आप मेरी फील्ड पे आगे बैठे ना यहाँ पर, इधर इंसान की चीखें निकल जाएंगी, इतना मुश्किल काम है ये। तो अब उसके अंदर ठीक है आपका पैशन, आप चाहते हैं जी मैं भी इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग उम्मत की करना चाहता हूँ, या मैं जाकिर नायक बनना चाहता हूँ, ठीक है। वो जाकिर नायक बनने के अंदर 22 साल लगे हैं, 15 साल लगे हैं, तो उसके अंदर जो उसने डॉक्टरी छोड़ी, जो पैसा गया, जो सिस्टम खिलाफ, जो बीवी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना था, और खानदान में जो बातें फिर दूसरे मसलक और फिरकों की उसके ऊपर यलगार, ये कम प्रेशर्स होते हैं। तो जब आप फील्ड में रहते हैं और फील्ड के अंदर आप, अगर आपका ये प्रिंसिपल डिसीजन है तो ठीक है। अगर आपका ये इमोशनल डिसीजन है कि क्योंकि मुझे पसंद बहुत है सीएसएस, क्योंकि मुझे अफसर बनना पसंद बहुत है, पसंद से नहीं चलता आदमी, प्रिंसिपल से चलता है। उसूल के मुताबिक इस टाइम पर फैमिली है, आगे शादी खड़ी है, आप एक पाकिस्तानी या मुसलमान बच्ची है या आप इंडिया की है, जहां की भी रिवायत को हम टोटल नहीं माइनस कर सकेंगे। अगर उर्फ को खाते में लिए बगैर आप चलेंगी तो फिर यू विल बी अलोन बाय द एंड ऑफ द डे। हाँ उसमें आप कामयाब हो सकती है मेहनत से, लेकिन साथ कोई नहीं खड़ा होगा। एक झटका लग गया, 2 झटके लग गए तो बैकअप में कोई नहीं होगा। और अगर आपने जाना है हमारी तरह, हम तो गए थे जी सारी किस्त तारिक बिन ज़ियाद की तरह, पता था भाई यहाँ पर अगर गिर गए ना वापसी का कोई एंड नहीं है, और गिरे भी। फिर इदारे बनाए, इदारों में फिर डिस्क्रिपेंसी हुई, फिर इदारे बनाए, और फिर अपने यारों ने, अपने दोस्तों ने पैड़ी कर दी हमारे साथ, लेकिन वापस नहीं जा सकते थे। क्यों भाई? क्योंकि वापस जाते तो वहां दुनियादारी थी, बिजनेस था, कारोबार था। वो बुरा नहीं है, वो भी इबादत ही है, लेकिन हमारा तो पैशन ये था कि दीन की खिदमत करनी है, एजुकेशन है, पढ़ाई है। तो मेरी नजर में अगर एक तो ये फैमिली और ये सारा मिजाज देखना है आपने, दूसरा जब आपका उसके अंदर 60% कुछ भी डेवलप नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस डेवलप है, मेहनत है, यस यू विल बी एबल टू डू इट। अगर कहते हैं ना, या तो 100% घोड़े का दिमाग हो कि नहीं मैं पहाड़ फाड़ के काम करूंगा, जैसे हमने कहा ना हमारा बिल्कुल जट किस्म का दिमाग था कि मैंने कहा ना मैं बहुत थिक हेड आदमी हूं। अगर मैंने ये ठान लिया ना, 6 लेक्चर करने थे, फोर्टनाइट की बात चल रही थी, इन लोगों ने कहा था पीपीएफ वालों ने कि आप 2 हफ्ते बाद करें। मैंने 1 हफ्ते का जो चैलेंज लिया ना, और मेरे में 3 हफ्ते तक मैं पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था, इतनी तकलीफ थी। ये है हमारी थिक हेड थिंकिंग, करना है ऐसी की तैसी करना है। ये जिद्दों वाला जो मिजाज होता है ना, ये तो करवा लेता, लेकिन मिजाज में जब पोपलापन होता है ना, थोड़ा सा मम्मी डैडी बर्गर किस्म का मिजाज हो, तो फिर उसके, क्योंकि फील्ड आपको फील्ड्स कैंसर की तरह होती हैं, आप उस पर हाथ डालेंगे ना पूरा कैंसर फायर कर देगा आपके आगे। तो उस वक्त ना मिजाज को ना हरकुलिस होना पड़ता है अंदर से कि नहीं नहीं, आई विल ब्रेक द चैलेंज विल नॉट ब्रेक मी।
इसके अंदर अगर आपको एक बैकअप में 60% उस फील्ड की तारीख, 60% का मतलब क्या, आपने तारीख पढ़ी हो, लोगों के साथ उठे बैठे हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो आपको डॉक्टरी का 5-6 साल का पैशन हो, आप जानते हो मेडिसिन होती क्या है, फील्ड के अंदर सर्जरी क्या होती है, आपका कुछ ना कुछ बना हो, तो जब वहां मंजन नहीं चल रहा होगा तो वो अंदर की 5-4 साल की साइकोलॉजी या जो 10 साल का जो नेचुरल मसल बिल्ट है वो हेल्प करेगा वहां चलने में। लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं कि मैं जीरो से जाना चाहती हूँ, बेस्ट ऑफ लक, मसल एक्सर्ट होगा, तकलीफ बहुत होगी, और अगर वाकई पहाड़ फाड़ किस्म की सोच है तो यू विल बी डू इट। फैमिली भी इनसिक्योर ना हो, फैमिली भी इनसिक्योर होगी, दोस्त भी कटेंगे, सिस्टम भी होगा, मगर मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो से आप स्विच लेती हूँ, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन तकलीफ से सफर होगा, ये मैं बता दूंगा, लेकिन जीत आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी साद, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, सवाल करें शेख से। साद जी, सलाम अलैकुम, आई एम फ्रॉम इंडिया। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू ब्रदर? हमने पूछना था कि हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल डिजायर। वेल, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू 15। ब्रदर? दैट्स अ प्रॉब्लम बेटा। इसका तो सबसे बड़ा हाल है आप शादी करें, अगर शादी नहीं कर सकते तो शरीयत कहती है रोजे रखें। और तीसरा पता है एलिमेंट क्या है? डिजायर कंट्रोल्ड होती है सबर से, और सबर स्टैब्लिश होता है यकीन से, और यकीन स्टैब्लिश होता है तफक्कुर से। तो स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग एंड पॉन्डरिंग ऑन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द हेयर आफ्टर एलिमेंट दैट विल कीप स्टॉपिंग यू। वो एक औरत एक आके रही ना एक ताबी के साथ या किसी एक आदमी के साथ, शी वाज मरून्ड, तो वो उस शख्स ने ना उसने कहा कि बहुत बाहर तूफान आ रहा है, मुझे कमरे में जगह दे दो अपने। वो एक घर में थी, तो रात में जब वो 3 बार मना करने के बाद जब उसने घर में लिया ना उसको, तो रात में शैतान उनको वसवसे देता रहा। तो जब वो उनको शैतान वसवसे देता ना उस औरत के पास जाने का, तो वो एक उन्होंने मोमबत्ती जलाई हुई थी, आग जलाई हुई थी ना, वो उंगली आग में डाल देते, वो उंगली आग में डाल देते। जब आग में उंगली डालते ना तो उनके मन का इल्म उनको ये कहता कि अगर ये दुनिया की आग इतनी तकलीफ दे हो सकती है, तो ये जिना अगर तूने कर लिया या ये सेक्सुअल डिजायर तूने गलत तरीके से पूरी कर ली, तो वो आखिरत की आग तेरा क्या हशर करे। तो बेटा यू हैव टू टीच योर ओन सेल्फ कि इफ आई विल गो टू रॉन्ग मीन्स व्हाट इज इट गोना डू। You have to control it in yourself. Nobody else is going to come for you. Nothing is going to change in the system. You have to fight it out. And it's better off, अब 15 साल का बच्चा उसकी साइकोलॉजी के अंदर जो तरबियत, पहले तो बच्चे पाले जाते थे बेटा क्योंकि वो 15 साल तक इमाम होते थे, तो वो 14 साल में जब शादियां करते थे ना तो 17 साल में वो रियासतें चला रहे होते। आज का 15 साल का बच्चा भी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और IQ उसका स्ट्रॉन्ग है। So if you can get married, that is easy for you, अगर फैमिली का कंसेंट और उसमें आ जाता है। अगर नहीं है तो रोजे और बर्दाश्त, और अगर वो भी नहीं है तो you need to know कि अगर आज लत लगेगी गलत तो वो कल एक बला बन के खड़ी हो जाएगी। Don't disturb your future marriages just because something is right now on its peak, and definitely it's an issue। मैं इसको हल्का नहीं ले रहा, इशू बहुत बड़ा है आपका। वैसे जी मंसूर अहमद क्वेश्चन करें शेख से। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन हो रहा हूँ, तो सोशल प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर भी है, और ना जॉब्स हैं तो बिजनेस भी नहीं है, तो कैसे अपने को जीरो से उठाएं सर, ये मेरा क्वेश्चन है। फिर से रिपीट करिएगा। सर मैं अभी ग्रेजुएट हो रहा हूँ इसी साल, तो सोशल प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर भी है, और बिजनेस के लिए पैसे भी नहीं है, तो कैसे अपने आप को जीरो से उठाएं सर। मुबारक हो, ये तो बेस होती है हर बड़े आदमी की। जिसको प्लेट में सब कुछ मिल गया उसकी ग्राइंडिंग और लॉग फाइल्स कैसे खुलेंगी? ये प्रेशर तो बना है आपको ऊंचा उड़ाने के लिए। दूसरी बात है प्रेशर किस चीज का, आपने क्या प्रूफ करना है लोगों को? अब भाई मैं आपको बताता हूँ, ये प्रेशर के ऊपर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी के पास एक गधा था और एक बेटा था। बाप ने अपने बेटे को लेके गधे के साथ एक सफर में निकला, गधे पर बेटे को बिठाया और बाप खुद चलता रहा। तो लोगों ने कहा कैसी बगैरत औलाद है, बाप जमीन पर है और बेटा ऊपर है। उन्होंने ये सुना, बाप को ऊपर बिठाया, बेटा नीचे आ गया, गधा चलता रहा। लोगों ने कहा कैसा बगैरत बाप है, मासूम बच्चे को नीचे रखा हुआ है और खुद मजे ले रहा है सवारी के। वो दोनों उतर गए, ना बाप बैठा गधे पे ना बेटा बैठा गधे पे, और गधा चलता रहा और बाप बेटे भी चलते रहे। लोगों ने कहा
कैसे अजीब किस्म के लोग हैं, बेवकूफ डंगर। अल्लाह ने सवारी दी और नेमत को इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने गधा सर पे रख लिया और फिर आगे चलते रहे। तो उन्होंने कहा यार इनसे बड़ा तो कोई डंगर नहीं है, सवारी करने के लिए गधा दिया था, इन्होंने खोता सर दे उत्ते रख लिया अपने। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, आप लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। स्टॉप प्रूविंग टू द वर्ल्ड मेरे यार, लोगों को प्रूव करना बंद कर, अपने कलेजे को प्रूव कर। लोगों को भी लाता है आदमी, लोगों को भी हिलाता है, लोगों पे भी इन्फ्लुएंस जाता है, मगर 10 साल 20 साल 15 साल 10 साल तो लगते हैं उसके अंदर। अभी खुद को कैल करना, खुद को कन्विंस कर। ग्रेजुएट हो गया तो क्या मतलब है? मतलब हर इंसान ने आगे 50 करोड़ की कहा। अब मेरे भाई जिएगा कब अगर इतने प्रेशर में रहेगा? दूसरी बात, लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, माँ बाप को भी आप खुश नहीं कर सकते। आप देखें मैंने कितना नाराज किया है एक लेवल पे अपने पेरेंट्स को, अब जाके जो चीज आई है वो भी दुआएं देते हैं, वो भी कहते हैं नहीं भाई माशा। एक जमाना था मैं बैठा रहता था, कोई मुंह नहीं लगाता था, उनके नजदीक हम नलायक निकम्मे, ना बिजनेस संभाला ना कमा के कुछ दिया। बट साहब की इतनी बड़ी एम्पायर कराची के अंदर, इतना बड़ा बिजनेस मेरी फैमिली का, और उसके अंदर जो ना मेरी टके, मेरे छोटे भाई वो आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया से आके पढ़ के आया, दूसरा इंग्लैंड से आया, सब आ रहे हैं, सब कमा रहे हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं, सब कुछ कर। मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं बैठा हूँ जी ये गुलशन के अंदर एक मदरसे में जमीन पे बैठ के, एक सराय की एक पठान बच्चा बैठा हुआ है और वहां पे चल रही है कि जो है ना ये जाले का जो होता है ना ये दैट के मीनिंग में होता है, हाजा जो होता है वो दिस के मीनिंग में होता है, जाले का कभी हौलाई के मीनिंग में। किस तरह जालिका का हौलाई से क्या ताल्लुक है, उलाइका से? मैं ये बैठ के, अच्छा ना पैसे भी कुछ नहीं है, अच्छा ये भी नहीं पूछ सकते, ये प्रोफेशन अपनाया। मैंने एक शेखुल हदीस से जाके पूछा जी आप बताएं कि कितनी तनख्वाह होती है एक आलिम दीन? तो शेख महमूद हसन साहब मेरे बुखारी के शेख है, वो कहते हैं जी 11,000 रुपए मिलते हैं 18 साल बुखारी पढ़ाने का, तो 15,000 तो मेरी अब्बे की एक गाड़ी की पेट्रोल का खर्चा था, तो 4 गाड़ियां अगर बैठी तो 70,000 तो ये था 2,000 के अंदर। तो मेरे भाई आप अंदाजा लगाएं, आप शक्लें देखने वाली होती थी मुझे, जो शक्लें देख, ये आंखों से मार देते हैं लोग, वो आंखें होती थी जिसने वो शेख, लोग कहते हैं ना शेख आते भी तकरीर के अंदर अल्फाज कैसे निकलते, ये लोगों ने मारा तो ये बन गया ना आगे से। हम तो इज्जत से कहते सिर्फ अल्लाह का दीन सीखने के लिए, इन्होंने तबाही फेर दी थी। तो भाईजान एक वक्त के अंदर ना फिर मैंने कह दिया, वो जिंदगी जिसमें सारे ही दोस्त हैं ये भी फजूल जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें सारे दुश्मन हैं ये भी डंगर जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं, और दुश्मन सज्जन बन रहे हैं और सज्जन इमाम बन रहे हैं, और कुछ लोग बहुत सड़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत जल रहे हैं, अच्छी है। ये एक बैलेंस लाइफ। आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पावरफुल आदमी इस दुनिया में नहीं आया, इतना कंप्लीट शख्स कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर भी ऐसे जाहिल बैठे हुए थे, उन्होंने भी आप वसल्लम से लो ग्रेडेड डी ग्रेडेड हरकतें की हैं। ये तो रहेगा बेटा, तो कभी प्रेशर नहीं लेते। दूसरी बात ये, डर अगर पॉजिटिविटी क्रिएट कर देना तो अच्छा है, वो डर जो इंसान के कदम रोक देना, ये डर को इस्लाम कंडेम करता है। डरना बंद कर अल्लाह के बंदे। निन्ना वो जो है ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी भी रोती है तो कोई दीदावर पैदा होता है। पहली बारी में, पहली अटेम्प्ट में मैं आइंस्टाइन बन जाऊं या इमाम इब्न तैमिया बन जाऊं, किथे लिखा है ये? कहाँ लिखा है ये? इस तरह नहीं होता बेटा। पढ़ पढ़ के, गिर गिर के, टूट टूट के, जमा कर करके इंसान को खुद बने होते हैं 25 सालों में, और औलादों से एक्सपेक्ट करें अगर आपके जी वो 30 साल की उम्र के अंदर बिल गेट्स जैसी और हर बंदा नहीं जेफ बेजोस बन सकता भाईजान, ये टाइम लगती है चीजों के। बन भी सकता है मगर अपनी नेचुरल जनरल फ्लो को लेके चले ना। अगर कोई कहना चाहिए उसने हमारी सीट पे भी बैठना, तो भाई आग के अंगारे पे बैठा हुआ अभिषेक आता, 50 साल सदियां लगी हैं मेरे, उसमें टाइम लगा हुआ है चीजों के अंदर। घबराते नहीं है, वक्त आता है और आपका वक्त भी आएगा। स्टे पॉजिटिव, कीप वॉकिंग, शट सम डोर्स डाउन। जी तलाल मुस्तफा, क्वेश्चन करें शेख से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मैं बहरीन से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि मैं माशाल्लाह से 3 4 5 साल से कुरान पे लगा हुआ हूँ और दीन पे भी माशाल्लाह उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं, शेख सालिह बिन उथैमीन रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं वो। तो दीन भी सीख रहा हूँ, लेकिन घर में वो नहीं है कि मैं आलिम बन सकूँ कि मदीना यूनिवर्सिटी जाऊँ। तो लेकिन फिर केमिकल इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, और फिर इधर आता है पैसों का प्रेशर, फिर इधर आता है कैसे संभालूं। यानी मतलब आप ये कहते हैं कि एक सिरा पकड़ो तो दूसरा निकल जाता है, दूसरा पकड़ो तीसरा निकल जाता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का भी ऐसे शौक था, बिजनेस करने का, पैसे से मसला लोगों क्या है? को। मसला ये है कि शेख कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं 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 शेख, आलिम बनना चाहता हूँ लेकिन घर में कोई मसला वो नहीं नहीं है। है यू आर हिसाब एन आलिम, किताब शेख। यू आर एन आलिम, यू आर एन आलिम, आप हैं आलिम, कोई मसले की बात नहीं। फजूल तो में फिर डालो शेख कुरान। कौन सा आलिम बनना है? डिग्री वाला बनना है, शोहरत वाला नहीं बनना है, बहुत सर्व ज्यादा करना शागिर्दों है, वाला बनना है? सर्व इल्म जो करना है, कौम को, जी जी, कौन सा सर्व करना है कौम को शेख। तो यार इतना इल्म तो अभी मौजूद है। अगर अभी भी अल्लाह ने, मुझे एक बात बताओ कि ये क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? शेख वो तफसीर पढ़ रहे हैं, कुरान हिफ्ज कर रहा हूँ,
और नहू स्टार्ट की हुई है। अगर और नहू स्टार्ट की हुई है, सर्फ स्टार्ट की हुई है, तो जान देना यार। कुछ लोग बनेंगे 4 साल में, कुछ बनेंगे 8 साल में। तो 10 साल का टारगेट, क्या एज है अभी आपकी? 20 साल। यार अल्लाह के बंदे यार, अभी तो जवानी नहीं शुरू हुई यहाँ पर। 30 की उम्र तक यू विल बी ऑल फाइन। अपना करियर परसू करो, अपनी डिग्री मुकम्मल करो, साथ में आहिस्ता आहिस्ता करते रहो। कुछ लोग फुल टाइमर हो। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे इल्म पढ़ते थे? एक दिन काम करते थे, एक दिन दूसरे भाई को भेज दिया करते थे। तो भाई वफाउ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीमुन, कुछ वो है जो प्रॉपर बनेंगे, कुछ आपकी तरह का बनेंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि जो आपकी तरह से इल्म पढ़ रहा होगा ना, तो उसको आलिम इंडोर्स नहीं कर रहे होते। मसला ये है। कोई मसला नहीं है। अभी भी आपके पास अगर कोई इल्म है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर जो रब वर्ड है तरबियत से निकला है, और इसका मतलब है अदम से वजूद देना, वजूद से कमाल बचाना। अगर ये किसी को आपने बता दिया, खलास जॉब डन। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर यू टू बी इंडोर्स्ड टू बी कंसीडर्ड एन आलिम? यू आर। अल्लाह तो कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादियल उलमा, जो अल्लाह से डर गया वो आलिम है। वो जो एक है, जो शेख उसैमीन का जो लेवल है, वो तो हर कोई नहीं बन सकता। वो तो किसी को प्यो नहीं बन सकता। वो तो बहुत बड़ी चीज है। तो अपने लिहाज से कीप सर्विंग द थिंग। क्यामत के दिन पता चलेगा ना कौन आलिम था और कौन हमारी जैसे सिर्फ हाँ करा होता था। कि नाम के साथ फजीलत तो शेख लगाने से कोई आलिम नहीं बन जाता। ये तो क्यामत के दिन खुलना है क्या। सो यू डूइंग अ गुड जॉब, कीप मूविंग, घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात बेटा, जो मैं हमेशा, लंबा है ये, लंबा लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग वॉक। जल्दी नहीं एक्सपेक्ट करें। जी अब्दुल रहीम शेख, क्वेश्चन करें शेख से। अस्सलाम वालेकुम आदिब भाई मुझे घर नहीं जाने देना आप लोगों ने। क्या? अस्सलाम वालेकुम आदिब भाई। वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपकी अल्लाह ताला खैर और खूबी से। आवाज नहीं आ रही, माइक करीब करें। हाँ आदिब भाई जी, पहले जी तो भाई। आपकी सेहत के लिए अल्लाह ताला आपको खैर और खूबी से रखे। आवाज नहीं आ रही मेरे भाई, आवाज नहीं आ रही। अल्लाह ताला आपको अच्छी खैर और खूबी से रखे, ये बता रहा हूँ मैं। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बारकल्लाह, हय्यकुमुल्लाह। Okay, the question is very simple. Basically, I'm calling from Saudi Arabia. I can't hear you, Habibi. I can't hear you right now. Okay, आतिफ भाई, अभी सुनाई दे रही है बात? अभी फिर आती है, फिर पीछे हो जाती है। अच्छा जी, एक सेकंड सर। ओके, तो मेरा सवाल है सिंपल सा आतिफ भाई कि आई एम फ्रॉम इंडिया बेसिकली। तो बैक इन इंडिया आई मीन प्लानिंग टू गेट इनटू बिजनेस। ओके, एक पार्टनरशिप की जा सकती है बिजनेस में, और कर सकते हैं तो फिर लाइक यू नो कैन वी डू इट विद आवर रिलेटिव और अ फ्रेंड? इज इट ओके टू डू? Brother, I right now literally cannot understand a word. I just heard that you're starting a business. I didn't get anything else besides that. ओके, पार्टनरशिप की जा सकती है बिजनेस में अगर? हाँ, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से यस। Yes, मुशारका is a part of Islamic Sharia. मुशारका. Excellent. There is no matter at all. किसी से भी की जा सकती है। Yeah, but you need to study from the scholars over there what are the credentials and what are the dynamics of a partnership in the Islamic perspective. But this is allowed. You can have a partnership. Musharaka, it's called Musharaka. Okay, great sir, great. All right. जी मिर्जा आतिफ प्लीज, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, क्वेश्चन करें शेख से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी अता फरमाए और आपकी टीम का बहुत बहुत मैं ममनून हूँ। बहुत अच्छे सेशंस किए उन्होंने, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं अपने सवाल की तरफ आऊँगा कि इस्तिखारे का कितना रोल प्ले होता है डिसीजन मेकिंग में, और क्या आप अपने डिसीजन मेकिंग में इस्तिखारे का इस्तेमाल करते थे और कैसे आपको उसके रिजल्ट्स आए? जज़ाकुल्लाह। हर फैसले के अंदर ना इस्तिखारा करना चाहिए। आप सल्लम हर बात में इस्तिखारा का मैं बताता हूँ। अरबी का कुछ अगर आपको पता हो, ये जो सीन होता है ना, इस बाबे इस्तिफाल जो होता है, इस्तफाल में जितने वजन होते हैं ना, इस्ताइन, इस्तगफरा, इस्तनसरा, तो इस्तिखारा, इस्तिनसार, इस्तिगफार, ये जो सीन होता है ना इसमें, इस्तिआना, इस्तिआजा, ये जितना, इस सीन का मतलब होता है डिमांड करना। अरबी में सीन जो होता है ना, बाबे इस्तफाल की डाई के अंदर से कहते हैं इस्तेमाल करना। तो इस्तिखारा के अंदर जो ये वर्ड था ना, ये असल में था इस्तखयरा। ये खारा जो है ना, ये खारा या थी। ये अरबों का यही तो बड़ा मसला है कि ये कभी वाव ये बना देते हैं, वाव अलिफ बना देते हैं। ये
तो ये इस्तिखारा असल में ये इस्तखयरा था, तो ये खा या रा खैर था। तो इस्तिखारा का मतलब होता है डिमांडिंग खैर फ्रॉम अल्लाह। अगर अल्लाह ने एक पॉकेट ऑन किया हुआ है कि भाई मैं तुझे गाइड कर सकता हूं कि ये काम करने का नहीं करना, तो वाजिब है भाई आप इस्तिखारा करें। जहां तक मेरी बात आती है कितने किए कितने नहीं किए, हाँ नफ्स की कायली की वजह से इतनी तेजी से चल रही होती हैं चीजें तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन हाँ बड़े बड़े फैसलों के अंदर बड़ी बड़ी चीजों में मैं डेफिनेटली अल्लाह से राय लिए बगैर कैसे जा सकता हूँ। तो इस्तिखारा खुद निकालें, ज्यादा अच्छा आप निकालेंगे। तो उसमें जो अल्फाज आते हैं ना हाजल अमर वाले, कि अगर ये काम, तो उस पर वो काम सोचे। तो इंशाल्लाह अगर आपका वही मूड, ख्वाब में हमेशा ख्वाब नहीं आ रहा होता, कभी कभी वो मूड जो इस्तिखारे से पहले था, अगर वही मूड है तो वही इस्तिखारा। एज अ सोशल वर्कर जी मोहम्मद अकरम क्वेश्चन करें आप शेख से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुकर्रम बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि एज अ सोशल वर्कर और एज अ टीम लीडर हम अपनी टीम को हर वक्त किस तरह जो है वो मोटिवेटेड रख सकते हैं। बहुत से लोग जो भटक जाते हैं तो उनको किस तरह जो है वो हम हर वक्त रास्ते पे ला सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। पहली बात ये होती है कि जो सबसे बड़ा काम लोग अपनी टीम्स में नहीं करते ना, वो ये है कुरान के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आया इतनी बार, और सारी बार बार अल्लाह एक आयत को क्यों रिपीट कर रहा होता है। मुझे ये कभी समझ नहीं आती थी तफसीर जब सीख रहा होता। और भाई अल्लाह का ये अल्लाह बार बार ना रजिस्टर करा रहा होता है, रजिस्टर करा रहा होता है अपने टीम के लोगों में। विजन रजिस्टर कराते रहे रोज कहीं ना कहीं जगहों पे, या बड़ा सा कंपनी में कहीं लगा के रखें ताकि वो की पॉइंटर्स देखते रहेंगे ना तो वो बन जाएगी। मैंने इस आयत को ना घुट्टी में डाल के पिया हुआ है अपने अंदर। इंयशा युज़िबकुम वयाती बिखल्किन जदीद, अगर तू नहीं करेगा तो अल्लाह नए लोग लेके आ जाएगा। तो जब आप ये चीजें रिपीट करते रहते हैं ना, बहुत सा काम एक टॉप मैनेजमेंट को अपनी टीम्स के साथ काम का नहीं होता, स्किल सेट का नहीं होता, सिर्फ रिमाइंड कराना होता है। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, याद दिलाएं को, फज़क्किर याद दिलाएं। बहुत सी टॉप मैनेजमेंट याद दिलाने का काम नहीं करती, लेके बैठने का काम नहीं करती। फिर हर किसी को डंडा और गुल्ला नहीं दे रहे होते, किसी को रिलैक्स कराते हैं, कभी कोई बीच में थोड़ा सा बेटों की तरह रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या कहा था, वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, कि अपने पैरों को, अपने आप को इनके आगे हम्बल करके रखें, आप अपने इनके साथ मुलायम रहें। लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त दिल होते, कुरान की आयत, ये भाग जाते आपके इर्द गिर्द से। तो आप मुलायम रहें, नरम रहें, माफ करें, वाफ़ू अन्हु, उनको माफ करें, उनको इज्जत का एहसास दिलाएं। और सबसे बड़ी बात है कि टीम मैनेजमेंट में लोगों को जोड़ने का बड़ा $1 मिलियन नुस्खा मैं आपको फ्री में दे रहा हूं यहाँ पर। वो ये है कि आप अपने विजन को उनकी एग्जिस्टेंस और वजूद का रीजन जब बना देंगे ना, ये जमातें और तंजीमें दीन की ऐसे ही तो करती हैं, उसकी पूरी जिंदगी डिटॉक्स करके उसमें अपना डाल देते हैं। वो इस तरह गुड्डी में जाता है, आप देख लें, जो बंदा जमात इस्लामी का होता है ना, वो जमात इस्लामी का एंड तक ही रहता है। वो इस तरह उसका माइंड प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीजें होती हैं, अपना अखलाक, अपना किरदार, माफ करना, फिर उनको रूम देना, उनको स्पेस देना, बिल्कुल चमड़ नहीं जाते फेविकॉल की तरह उनके ऊपर, रिलैक्स करना, उनको ज्यादा बॉदर नहीं करना। और बात है वो रिपीट करते रहना विजन को, रिपीट करते रहना विजन को बार 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 बार। और जब सक्सेस मिले तब दिखाएं। जब मुसलमानों को सक्सेस मिलती, वो तो कहते थे ना फारस के कंगन मिलेंगे, फारस के कंगन मिले, तो मुनाफिकीन कहते थे हाँ वो एक पत्थर नहीं टूट रहा था खंदक के अंदर, तो उन्होंने मजाक उड़ा दिया, पत्थर तो टूट ही नहीं रहा, फारस के कंगन लेंगे। ऐसे मुनाफिकीन हर जगह होते हैं। मेरा भी है, जब अब देखें आप लोगों के साथ, जब मैंने ये प्रोजेक्ट लिया, जब मैंने पीपीएफ, जब जैसे कोई तरक्की मिलती है हम सबको कहते हैं देखो यार कहां से शुरू किया था, अल्लाह कहां से कहां ले गया, या रिमाइंड कराते हैं उनको, एक ग्रेटर कॉज के साथ मेंटली जोड़ते हैं, फिर वो आपके साथ चलेंगे। चलें जी 10 मिनट और सवाल लेंगे, जो सवाल है पूछ लेंगे जी। शहजाद गुलजार, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, क्वेश्चन करें शेख से। शहजाद गुलजार, अच्छा चलें अब यासिर खान के पास आते हैं। यासिर खान जी, मैंने अपना आपका माइक अनम्यूट किया। यासिर खान क्वेश्चन करें अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा असल में ये सवाल था कि मैं इंडिया से हूँ और मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से, और साथ ही साथ मेरा हिफ्ज भी चल रहा है, कुरान हिफ्ज। अभी कुछ महीने पहले। Which city are you from India, brother? औरंगाबाद, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। Oh, Maharashtra, huh? Mumbai is also in Maharashtra, right? Yes sir, yes sir. All right. I'm from the city of Aurangzeb, Rahmatullah alayh.
Oh wow, mashallah, sir. Yeah. Great. Sir, Well, I'm so sorry I can't come to India because of many political reasons in between the yeah. countries. But inshallah, I've got a lot of brothers and families who love me there as well. सवाल करें अपना जी. सर मेरा ये सवाल था कि मैं बीटेक कर रहा हूँ बेसिकली, और मेरा हाँ. साथ में मैंने कुछ महीने पहले हिफ्ज शुरू किया है, कुरान शरीफ हिफ्ज करना. तो मतलब मैं दोनों को साथ में, मैंने लॉकडाउन से पहले भी बहुत सारे डिसीजन लिए थे कि मैं ये करूंगा एजुकेशनल पर्पज से और दीनी पर्पज से. पर मेरी जो है मसला ये है कि मैं कुछ दिन तो कर सकता हूँ, 15-20 दिन कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद जो नफ्स आगे से धक्के मार रहा होता है ना, तो उसमें इस्तिकामत नहीं जमती, मतलब उसमें इस्तिकामत नहीं आती अपने पास, कंसिस्टेंसी मैनेज नहीं कर पाता मैं, फिर वो थोड़ा सा अपन भटक जाते हैं नफ्स से, फिर अपना नफ्स. मसला ये है कि कंसिस्टेंसी का ताल्लुक है नीयत से, ठीक है, और नीयत का ताल्लुक है इंसान के अपने अंदर उस इल्म के उस एस्पेक्ट से जहां पर वो एक चीज की ग्रैंडनेस और ग्रेटनेस कितनी समझता है. होता ये नहीं है कि आपका दिल नहीं करता, असल में ना इस बात को आप माने, बुरा नहीं मानेगा, थोड़ी कैजुअल लैंग्वेज बोलूंगा, नफ्स एक कमीनी तरीन चीज है, एक गलीज मखलूक है इंसान के अंदर, वो नफ्स है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, वला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन. अब क्या करता है नफ्स ना, अपनी लगाम देने से पहले ना नफ्स के पास बड़ा कुछ होता है. नफ्स कभी क्या करेगा, पहले तो उसको ना डिजायर्स दिखा दिखा के मार देगा कि यार ये ना जाए, डिसिप्लिन. मुझे नफ्स का पहला शौक क्या होता है, मैं डिसिप्लिन नहीं हो सकता, मैं तमीजदार नहीं बनूंगा, मैं बदतहजीब ही रहूंगा, मैं बदढंगा बेढंगा इनडिसिप्लिन ही रहूंगा. नफ्स को ये बहुत पसंद है कि मैं खाऊं, मोटा हूं, ज्यादा सोऊं, ज्यादा हंसूं, ज्यादा बोलूं. भूखा तरीन नफ्स होता है इंसान का, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं. अब नफ्स को ना किसी चार्टर ऑफ अकाउंट, किसी डिसिप्लिन, किसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आते हुए इसकी मां मर जाती है, इसकी चीखें निकल जाती हैं आगे से. तो नफ्स क्या करता है, जैसे इंसान का शऊर बेदार हो रहा होता है ना कि मैंने ये काम करना है, जैसे आपने हिफज का प्रोग्राम किया या आपने कहा कि बीटेक की डिग्री को भी हल्का मत लें, वो भी नफ्स पे भारी है, हिफज भी नफ्स पे भारी है, दीन दुनिया को लैदा ना किया करें. अब क्या है, तो नफ्स क्या करता है, कभी डिजायर ले आएगा. अच्छा, इंटेलेक्चुअल आदमी को नफ्स दलील से नहीं मारता, डिजायर से मारता. लड़की आ जाएगी कहीं से जो ना वो फ्रेंडशिप का मैसेज आ जाएगा, हाय हेलो आ जाता है आगे से हर जगह से, एवं फजूल का मैसेज कभी आ जाएगा, आप काम कर रहे होंगे. अच्छा, जो लोग जरा इंटेलेक्चुअली वीक हो उनको डाउट में डाल देगा कभी कभी, अच्छा मैं ये करूं ना करूं, मुज़ब्ज़िबीना बैना ज़ालिक यहाँ रखे. अगर डाउट डिजायर से नहीं खेल सकेगा ना, तो पुराना माजी का कोई गम लेके आ जाएगा, साइकोपैथी से आपको डाउन कर देगा. नफ्स को अगर यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा होगा ना, तो कहीं से जज्बात उठा लेगा, हाय होप्स हाई कर देगा, फजूल की किसी चीज में लगा देगा, कभी खौफ बढ़ा देगा आगे से, उससे कहीं रुकवा देगा. तो नफ्स ना ये गुलाटियां मारता रहता है अपने लिहाज से. कुछ नहीं मिलेगा ना, तो नफ्स शैतान के साथ जाके हाथ में लाके कह देता कि तू वसवसा डाल दे मेरे अंदर. तो शैतान को नफ्स खुद अलाउ कर रहा होता है. वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु. अल्लाह कुरान में कहता है हम जानते हैं तेरा नफ्स क्या वसवसे दे रहा होता है, हमने तुझे पैदा किया, हम जानते हैं तेरा नफ्स क्या हरकतें कर रहा होता है. तो नफ्स कहीं शैतान को अलाउ करता है, शैतान अंदर आके लदा फूके मार रहा होता है. तो नफ्स इज प्लेइंग विद ऑल द टाइम्स विद अस के हम वो उसको ना लगाम पे ना लाएं. तो इमाम हसन बसरी कहते हैं ये एक बेढंगा घोड़ा है, एक बेढंगा ऊंट है, इसको मार मार के ठोक के उसको लाइन पे लाना पड़ता है, फिर जाके ये आपके कमांड में आता है. लेकिन तब भी नहीं आएगा, हल्का सा इसको कोई रूम मिलेगा ना, ये फिर अपनी वो करेगा कि भाई मेरी जान छोड़ दे, मुझसे काम मत करा, मुझसे कंसिस्टेंसी कोई काम ना करा, मुझसे परसिवियरेंस का मैं नहीं कर सकता. नफ्स को बहुत मजा आता है, उसे आप फजूल करा लें, आप नफ्स ऐसा चिल मारेगा ना नफ्स आपका, आप सोच नहीं सकते. तो मेरे भाई इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है कि नफ्स को जो सबसे बड़ी चीज मारती है ना, ग्रेटनेस, ग्रैंडियोसिटी, बड़ी चीज, बड़ा विजन और बड़ा. कुरान हिफज करना कोई छोटा काम है यार. पूरी दुनिया में ये मजहब कायम ही, इन्ना नानु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, तो आप हैं. अल्लाह कहता है ना ये कुरान मेरा है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा. तो जो इसको हिफज कर रहा है वो अल्लाह की इस बात का लाज रख रहा है. तो तू अगर कुरान हिफज कर रहा है मेरे यार, तो तू अल्लाह के उस चैलेंज को पूरा करा जो अल्लाह ने कहा कि दुनिया में कोई किताब हिफज नहीं होगी जिस तरह कुरान होगी. ग्रेट ग्रैंड चीज, इसको ग्रैंड बना अपने माइंड में. जब ग्रैंड चीज होगी ना, तो नफ्स के पास ना फिर छोटी छोटी कंकरियां नहीं होगी. नफ्स फिर उस ग्रैंड चीज को किसी ग्रैंड फितने से मारने की कोशिश करेगा. तो ग्रैंड और ग्रेटनेस जो होती है ना, कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो हल्का नहीं है. आज मैंने खाना खाया, अपनी जिंदगी को जिंदा किया, खुदकुशी नहीं. और देखे ना ये आपके इंडिया के अंदर आपके एक्टर ने क्या किया अभी इस टाइम पर, कितनी बड़ी लाइफ थी, क्यों उठा के फेंक दी. फाइट नहीं कर सकता था, आगे नहीं जा सकता था, क्या टेंशन यार किसी को नहीं आती. जो भी मसले मसाइल थे हिसाब किताब, नफ्स ने उससे ये करवा दिया. हालांकि इतनी तरक्की मिली थी, वो चाहता तो चैनलाइज कर भी रहा होगा अंदर से, लेकिन उसको हल्का सा कहीं झटका वाला ले गया उसको दूसरी साइड को, हिदायत की तरफ आ सकता था यहाँ से वो. और अल्लाह ने जो भी लिखा था उसके लिए कदर अल्लाह माशा. तो नफ्स को जो ना ग्रेट और ग्रैंडनेस है. दूसरा एक और चीज जो आपसे सल्लम की हदीस ना, अल इल्म बिताल्लुम
वल हिल्म बितहल्लुम वल 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 वसबर बितसब्बुर, सबर करने कराने से आता है, आजी करने कराने से आती है, और इल्म पढ़ने पढ़ाने से आता है। करते 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 जब आदत बन जाएगी ना, इसकी चीखें निकल जाएंगी। आदत से नहीं लड़ सकता है नफ्स, लेकिन फिर भी फूंके मारता रहेगा हल्की फुल्की, घबराना नहीं है। जी शहजाद गुलजार, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम। शेख साहब, मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, तो अभी आपने कहा कि दीन का इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद होना लाजमी है, तो इसलिए प्रॉपर टाइम तो नहीं मिलता कि किसी उस्ताद के पास जाया जाए। तो क्या इस सूरत में अकेले खुद सेल्फ स्टडी के तौर पे पढ़ सकते हैं, या हफ्ता 10 दिन बाद उनके पास जाया जाए? तो इस पे थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि कुरान के अंदर जो है ना, वो अल्लाह आपका भला करे, एक लफ्ज आता है कुरू। औरत जो है ना तलाक के बाद जो है वो जो इद्दत में बैठेगी, सलासा तो कुरू के अल्फाज हैं, वो 3 महीने। अब कुरू जो है ना, ये वर्ड, चलें ये तो मुश्किल एग्जाम्पल हो जाती है, मैं आपको ये बता देता हूँ आगे से कि आप ये देखें इसके अंदर इतने, अब हदीस में आता है ला अदवा वाला तैरा, एक हदीस में आता है कि कोई चीज अछूत और कंटेजियस नहीं होती। आप तो एमबीबीएस के स्टूडेंट है। और दूसरी हदीस में आता है कि अगर ताउन को देखो, प्लेग को देखो, तो ऐसे भाग जाओ वहां से जैसे शेर को देखने भागना। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे वो करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? कुरान में एक जगह आता है कि दम खून हराम है, और एक जगह आता है दमे जो बहता हुआ खून हराम है। तो क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं? कैसे सॉल्व करेंगे? सूरह अनफाल और सूरह तौबा के बीच के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है, क्या वजह है इसकी? सूरह फलक और सूरह कुल या अय्युहल काफिरून के अंदर जो ऑपोजिशन का जवाब है वो है ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। ये तो एक जैसा हो गया। लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है वो 2 टाइप्स का, एक फेलिया है, एक नाउन बेस्ड है, एक वर्ब बेस्ड है। ला आबुदु मा ताबुदून वला अना आबिदुम मा अबदतुम। तो एक ही ऑपोजिशन का जवाब एक टाइप का है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार 2 टाइप्स का है। और ये बार बार रिपीट करना क्यों है? फ़इन्ना माल उसरी युसरा के अंदर जो उसर है वो प्रॉपर नाउन आया, युसर जो है वो कॉमन नाउन आया। एवं ही फ़इन्ना माल उसरी युसरा, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, तो 2 बार अल उसर आया और 2 बार अल युसर आया। कॉमन नाउन 2 बार रिपीट हो तो इससे मीनिंग में क्या डेप्थ पैदा होती है, और प्रॉपर नाउन 2 बार रिपीट हो तो क्या ये सिंगुलैरिटी में दलील होती है प्लूरल? बेटा ये कैसे सॉल्व करेगा? तो सती इल्म सीखने के लिए मफहूम सीखना तो ठीक है, तर्जुमे सीख ले सेल्फ स्टडी, लेकिन वो डेप्थ चाहिए, वो तो उस्ताद से पढ़नी पड़ेगी। वो तो उनके पास, या तो अरबी सीख के उन किताबों में चले, मगर किसी गलत किताब के अंदर गलत नुक्ता उठा लिया, फिर क्या करेंगे आप आगे से? फिर दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो बाव, अब देखें जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, इसके अंदर रहमान का मतलब रहमान, रहीम का मतलब मेहरबान, अल्लाह का मतलब अल्लाह, इसम का मतलब नाम, बा का मतलब साथ। ये शुरू करता हूँ फेल का है, वेयर इज द वर्ब आई बिगिन विद, अब्दऊ नब्दऊ, ये कैसे पता चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह और वलिल्लाहिल हम्द में दोनों एक ही है, मगर ऑब्जेक्ट किसी में पीछे है, सब्जेक्ट किसी में आगे है, सब्जेक्ट किसी में पीछे होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये डेप्थ कैसे पता चलेगी आपको बगैर उस्ताद के? हाँ, उसके अंदर एक जनरल इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, ये मफहूम आसान है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, अल्लाह का फजल है, आसान है। मगर फजल में देखिए ना, आप जब निकलते हैं मस्जिद से, या आप जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, अल्लाह मफ्ताली अब्वाब रहमत है, ठीक है, और फिर जब है तो ये फजल के बीच के अंदर और नेमत के बीच में क्या फर्क होता है? तो आपको डेप्थ अगर चाहिए, ज़रबा का मतलब मारने का भी है, ज़रबा का मतलब चलने का भी है, ज़रबा का यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, ज़रबा का मतलब समझाने का भी। तो कौन सा मीनिंग कहाँ कब कैसे अप्लाई हो रहा था, कैसे पता चलेगा आपको? वमिनन नास वमा हुम बिमुमिनीन में जो बा है, मोमिनीन की बा, ये डिफरेंट मीनिंग की है। जो है वो बित्तिखाज़िकुमुल इजल की जो बा है, ये डिफरेंट मीनिंग की है। और बिस्मिल्लाह की बा डिफरेंट मीनिंग की, और ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम की बा डिफरेंट मीनिंग है। ज़हाबा का मतलब होता है गया, एक्टिव है, बस ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम का मतलब हम पैसिव वॉइस में क्यों करते हैं, ले गया, बा की वजह से मुतादी कर रही है उसको। ये अगर ये सारी चीजें नहीं सीखनी उस्तादों के साथ बैठ के, तो वो वाला इल्म नहीं आएगा जो वाकई एक लेवल है, क्लास है। हाँ, मफहूम और कॉन्सेप्ट चाहिए, वो तो मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला, वो आप कर लें सेल्फ स्टडी में, उसमें कोई मसला नहीं है। चलें जी, जज़ाकल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम का, और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिही राज भाई, अज़ीम आपका सुल्तानिही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत संभाला है। 6 लेक्चरों में मैंने आपको कभी भी अप्रिशिएट प्रॉपर्ली नहीं किया। अल्लाह ताला आपकी सारी मेहनत कबूल करे। आप ना होते तो शायद 4 चांद नहीं लगता हमारे इन प्रोग्रामों को। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फ़ीकुम। हम उम्मीद है कि आप हमें नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह कोई टाइम देंगे, तो
तो हम इस तरह के खैर के काम प्रोग्राम चलाएंगे। आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मजलिस की बर्खास्तगी की दुआ पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।